students, my name is Sumit Kumar Gupta and I'm your physics faculty at PNC Educations। तो फाइनली आप लोगों ने अपना NTS का थर्ड वाला पेपर दे दिया होगा। होपफुली पेपर अच्छा ही रहा होगा। क्वेश्चन मैंने देखा है मॉडरेट लेवल का ही था और रेयरली मतलब एक दो क्वेश्चन ही बस थोड़ा सा लेंदी होगा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो होने लायक ही था, है ना। और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वन बाय वन सारे क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से ही, तो मे बी वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है। तो आप काइंडली वहाँ देख सकते हैं, जो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो डायरेक्टली आप वहाँ जाके देख सकते हो, या आपकी मर्जी आप पूरा वीडियो देखो। तो चलो फाइनली मैं वन बाय वन स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना क्वेश्चन कैसा था। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है। स्प्रिंग बेरर कनेक्टेड है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से क्या लिखा था। पर यहाँ दे रखा है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना हमारा एल है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया था, के दिया था। ये देख पा रहे हो ग्राउंड में ऐसे फिक्स था। दूसरा इंड को बताओ कहाँ फिट कर, दूसरा इंड बताओ कि रिंग से कनेक्टेड है। रिंग का मास कितना दिया था, ये वाला रिंग है, रिंग का मास कितना दिया, एम दिया है। और ये स्लाइड कर सकता है हमारा हॉरिजॉन्टल रॉड पे, ये रॉड मान लेना, इस रॉड पे ये स्लाइड कर सकता है ऐसे। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद इनिशियली हमारा एंगल कितना बना रहा है, 37 बना रहा है वर्टिकल के साथ। पूछा जा रहा है जब इसको हम लोग रिलीज करेंगे हर रेस्ट से, तो वैसे कि इसमें जैसे ही स्प्रिंग वर्टिकल होगा हमारा स्प्रिंग का ये रिंग का स्पीड क्या होगा, ये जो रिंग कनेक्टेड है ये स्पीड क्या होगा। क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी ईजी है। देखा जाए तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो यहाँ पे है नहीं, तो मेरे ख्याल से एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, है ना। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। मैं एक फिगर ड्रॉ कर ही लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए थोड़ा। जैसे मान लो ये एज पर क्वेश्चन ये हमारा क्या है, फ्लोर हो गया मान लो, और ये हमारा एक रॉड हो गया एज पर क्वेश्चन, ये रॉड हो गया, और एक स्प्रिंग हमारा देख पा रहे हैं हम लोग, ये स्प्रिंग। तो चलो ये वाला स्प्रिंग लगा लिया जाए, ऐसे ही लगाते हैं। ये स्प्रिंग का एक एंड यहाँ रिंग से कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग हमारा ऐसे कुछ कनेक्टेड है। दूसरा एंगल मेरा दिया था 37 डिग्री और ये लेंथ हम लोग देख पा रहे हैं, दिस लेंथ इज गिवन व्हाट, एल। चलो स्टार्ट किया जाए। तो वैसे इसमें करना क्या, ऑब्वियसली ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ तो नहीं है ना, बिकॉज नेचुरल लेंथ क्वेश्चन में क्या दिया था, एल दिया था, और एल तो ये वर्टिकल वाला लेंथ है, तो ये एलोंगेटेड लेंथ है। इस एलोंगेटेड लेंथ को थोड़े टाइम के लिए एल मान लेते हैं, और बेटर है कि स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है वो कैलकुलेट कर ही लिया जाए। तो ये हिसाब से आप देख रहे हैं एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो वैसे कि इसमें ये एल डैश का वैल्यू निकालना काफ़ी ईजी है। क्या लगा दिया जाए, मेरे ख्याल से कॉस लगा देते हैं, कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिख देते हैं, तो सिंपली लिख सकते हैं कॉस 37 डिग्री हमारा बेस यानी एल अपॉन क्या, हाइपोटेनियस एल डैश हो जाएगा। और ये तो हम लोग जानते हैं काफ़ी अच्छे से कितना होता है, 37 है यानी 4/5 तो लिखा जा सकता है। वैसे कि इसमें एल डैश हमारा कितना मिल गया, लॉन्गेशन था, तो मेरे ख्याल से यार है कितना बताओ, 5/4 आ रहा है। ओके, एक बार ये मिल गया ना, तो मेरे ख्याल से लॉन्गेशन निकालना काफ़ी ईजी है। अगर जानना चाहते हैं स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है, तो सिंपली एलोंगेटेड लेंथ माइनस क्या करेंगे, नेचुरल लेंथ करेंगे। और ऐसे कि इसमें अगर ये काम किया जाए 5/4 माइनस एल करेंगे, तो सिंपली लिखा जा सकता है, क्या बताऊँ, ये 1/4 मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, 5/4 माइनस एल। ओके, एक बार एलोंगेशन मिल गया, फिर फाइनली जैसे इसको रिलीज करेंगे यहाँ से, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाया जा सकता है, बिकॉज कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो एनर्जी कंजर्वेशन में लिख लेता हूँ। तो चलो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी मैं यहाँ पे कंजर्व करने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से समझ तो पा रहे हो मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ओके स्टार्ट किया जाए। तो इनिशियली देख पा रहे हैं स्प्रिंग एलोंगेटेड के कंडीशन में था, तो उसके पास एनर्जी दो था, क्या लिख सकते हैं, हाफ kx²। और इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, रिंग यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में था। छोड़ेंगे, फाइनली जैसे ही वर्टिकल होगा तो स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं रहा, यानी उसका एनर्जी ज़ीरो हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो हाँ, रिंग के पास होगा, वो सारा पोटेंशियल स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे इसमें कितना इजी कैलकुलेशन है, देखो हाफ कैंसिल हो गया। और क्या निकालना था, मेरे ख्याल से स्पीड निकालना था। तो स्पीड यहाँ से ईजिली मिल रहा है हमारा, क्या, अगर मैं स्क्वायर भी कंसिडर कर लूँ तो मेरे ख्याल से √k/m और x बाहर आना चाहिए। मेरे ख्याल से मिला कितना, k/m रहने देना ऐसे ही, और x का वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कितना बताओ, l/4। तो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों को काफ़ी इजी मिल गया था, होपफुली किसी ने छोड़ा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था, ऑप्शन ए होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन ए, इसमें टिक तो नहीं कर सकता, मैं साइड में लिख देता हूँ। राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन ए राइट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते जाना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इजी था, है ना। चेक किया जाए नेक्स्ट। थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रखो एग्जाम में, ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सेकंड वाला तो और अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, होपफुली किसी ने नहीं छोड़ा होगा। ये हमारा रिलेशन दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ दे रखा था, और ये कोई कंजर्वेटिव फील्ड का बात हो रहा है। ऐसे इसमें फोर्स पूछा जा रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे होगा क्या। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन, दैट फोर्स इज व्हाट, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ये हम लोग जानते हैं। तो ये रिलेशन जानते हैं तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये रिलेशन सबको याद होगा। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है, F = व्हाट, माइनस ऑफ du बाई क्या, या रहने तो ऐसे ही फोर्स लिख सकते हैं हम लोग, क्या, माइनस du बाई dx लिख सकते हैं ऐसा। ओके, तो वैसे कि इसमें सब लोग जानते हो डिफरेंशिएशन से मिलता है क्या, स्लोप मिलते हैं, तो ये माइनस रहने दिया जाए और ये लिखा जा सकता है क्या, स्लोप ऑफ एनर्जी पोजीशन कर्व।
यहाँ पे स्लोप लिखा जा सकता है। तो फाइनली फोर्स नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मेरे ख्याल से स्लोप ही डिसाइडिंग फैक्टर है। और यहाँ देखा जाए पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो क्लियर सा बात है। अगर मान लो एट पॉइंट ए बात करते हैं, एट पॉइंट ए मैं अच्छे से लिखता हूँ, पॉइंट ए पे बात करेंगे फोर्स का, तो दिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ, और पॉइंट ए पे देखो ऑब्वियसली अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा हमारा, तो ये स्लोप हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट ए का नेगेटिव होना चाहिए, है ना, स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। भले यहाँ पे अगर लिखोगे भी ऐसे, स्लोप इज व्हाट tan थीटा ए, तो दिस स्लोप विल बी व्हाट, नेगेटिव। स्लोप समझ पा रहे हैं, नेगेटिव है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे ख्याल से दिस फोर्स विल बी व्हाट, पॉजिटिव। एंड सिमिलरली अगर बात करें एट पॉइंट बी, पॉइंट बी का बात करते हैं, तो पॉइंट बी पे क्या हमारा फोर्स, अगर फोर्स निकालेंगे पॉइंट बी पे तो क्या लिखा जा सकता है, अगेन माइनस ऑफ स्लोप। लेकिन बी पे स्लोप निकालेंगे, अगर टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालते हैं तो ये हमारा एक्यूट एंगल बनेगा, यानी स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। तो स्लोप पॉजिटिव, तो बताओ हमारा फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन कौन होना चाहिए, ए पे हमारा पॉजिटिव है, बी पे हमारा क्या है, नेगेटिव है। ए पे पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। तो अपॉर्चुनिटी ये सारा क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी को मान लो वेक्टर वगैरह फॉर्म में लिखोगे, यार वो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते थे, चाहो तो ऐसा भी तो लिख ही सकते हो, एफ इक्वल टू व्हाट, माइनस डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे ऐसे आई कैप भी दे सकते हैं, बिकॉज ये वन डायमेंशनल फोर्स है। थ्री डायमेंशनल होता तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके लिखते थे, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, फिर डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, है ना, और डेल यू बाई डेल जेड के कैप, तो वो सब रिलेशन याद ही होगा। मेरे ख्याल से फुली क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। तो देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, और इस थर्ड क्वेश्चन में है क्या ना, एक ब्लॉक हमारा 1 kg का स्लाइड करके जा रहा है किसी कर्व ट्रैप पे, जो कि किसी सर्किल का क्वाड्रेंट है। ऐसे कि इसमें रेडियस दे रखा था इसका 1, स्पीड पूछा जा रहा है बॉटम पे, नहीं स्पीड गिवन है, बॉटम पे कितना स्पीड हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। वैसे कि इसमें वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया है, तो फ्रिक्शन फोर्स ने कितना काम किया। तो चलो मैं एक छोटा सा फिगर ड्राइंग कर लेता हूँ ठीक से समझाने के लिए थोड़ा। तो ये ऐसा तो ट्रैजेक्टरी था, ऐसा ट्रैजेक्टरी था, ठीक है, और इसको थोड़ा रेफरेंस के लिए ऐसे ड्रॉ कर लिया जाए। तो हमारा एक क्वाड्रेंट था सर्किल का, ओके। वैसे कि इसमें यहाँ पे एक ब्लॉक है हमारे पास, नो ये ब्लॉक स्लाइड करके फाइनली यहाँ पहुँचने वाला है, यहाँ जाने वाला है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना तो समझ पा रहा है, ये ब्लॉक का हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, और ये वाला ब्लॉक का क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो तो गया। रेडियस वगैरह दे रखा था, और यहाँ देखो फ्रिक्शन की वजह से वर्क पूछा जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है क्या, कहीं भी नहीं दिया फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो ऐसे कैसे बेटर है कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हो सकता है, एक बार में काम हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं वो काम करूँगा, बट थोड़ा सा और अच्छे से पहले लिख लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते हैं हमारा, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड वाला कर रहे हैं, नंबरिंग कर लिया जाए पहले। नाउ अच्छे से लिखेंगे, तो ऑल फोर्सेस का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी, और एक्सटर्नल भी, सारा लिखा जाए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, प्लस वर्क डन बाय क्या, एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल लिखा तो जा सकते हैं। वैसे किसमें ध्यान देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन, ये तो सब लोग जानते होंगे, मैं यहाँ साइड में कहीं इंडिकेट कर लेता हूँ। तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ डेल यू, या इसी कोई और होगा अच्छे से क्या लिख सकते हैं, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बट ड्यू टू दिस माइनस एंड वी कैन राइट व्हाट, इनिशियल माइनस फाइनल ना, वी कैन राइट व्हाट, इनिशियल माइनस फाइनल लिख तो सकते हैं। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट, इनिशियल माइनस क्या, फाइनल, ऐसे लिख लिया जाए। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्टार्ट किया जाए। ये लिखा जा सकता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। नेक्स्ट नॉन कंजर्वेटिव, हाँ ये जब ब्लॉक मूव करेगा, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे जो कि क्या है, फ्रिक्शन, और सर यही तो रिक्वायरमेंट था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, बिकॉज ये ब्लॉक जब नीचे जा रहे थे, ग्रेविटी इसको नीचे लेके जा रहा था, कंजर्वेटिव फोर्स था, फ्रिक्शन भी था नॉन कंजर्वेटिव, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे तो नहीं, अलग से नहीं लगा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लॉक का शायद ब्लॉक इनिशियली यहाँ पे कैसे कंडीशन में था, तो यहीं से था मोशन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट में मान के चलेंगे, और वैसे कि इसमें ब्लॉक जैसे ही बॉटम पे पहुंचा इसका स्पीड गिवन था। तो चलो ये पहले फाइनल स्पीड लिख लिया जाए, क्या लिख सकते हैं, हाफ mv², और इनिशियल स्पीड क्या मान लेंगे, 0 यहाँ पे, ओके। वैसे कि इसमें सॉल्व किया जाए, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे हाइट की वजह से, तो बेटर है रेफरेंस लाइन कहीं ड्रॉ कर लेते हैं, mgh वाला फार्मूला लगा देंगे, सबसे बेस्ट होगा। अगर मान लो ये रेफरेंस लाइन मैं ले लेता हूँ, तो इनिशियली बॉडी रेफरेंस लाइन से कितने हाइट पे, देखो तो मेरे ख्याल से हाइट का काम कौन करेगा, ये रेडियस, तो ऐसे कि इसमें क्या लिख सकते हैं फार्मूला, mgr, और फाइनली हमारा ये बॉडी ग्राउंड पे आ गया, यहाँ पे आ गया नहीं ऑन द रेफरेंस लाइन, इसलिए ये वाला एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालना हमारा टारगेट था, ये निकालना टारगेट था, और लिख सकते हैं क्या, हाफ mv²। चलो एक बार और ऐसे ही रहने दिया जाए, इसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट mgr का वैल्यू, मास कितना दिया है क्वेश्चन में, मास दिया था 1, तो चलो 1 × 10 × रेडियस, रेडियस कितना दिया है, ये भी 1 ही दिया था, चलो प्लस w फ्रिक्शन यहाँ पे लिख लेना है ऐसे ही, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ
मास हमारा कितना दिया है, 1 दिया था, और स्पीड दिया था 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आ रहा है हमारा W फ्रिक्शन, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आ गया। यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे क्या है 10, तो 2 - 10 दैट इज़ व्हाट -8 जूल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो अगर किसी को वर्क एनर्जी थ्योरम याद आ गया तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ऑप्शन ए राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का भी, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। तो होपफुली क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, समझ में आ गया, देख लेना अच्छे से। मूव करते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 अगर चेक किया जाए, 4 में मेरे ख्याल से ग्राफ दिया है, फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया था। मैं नंबरिंग कर ले रहा हूँ क्वेश्चन का पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया था। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इफ द पार्टिकल बिगिंस एट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। और व्हाट विल बी द पार्टिकल्स कोऑर्डिनेट व्हेन इट अगेन हैज जीरो स्पीड, मतलब फिर से जीरो स्पीड कब होगा। तो मेरे ख्याल से पता, अगर ये ग्राफ देखोगे फोर्स पोजीशन ग्राफ ही है, और अगर ये फोर्स पोजीशन ग्राफ है तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या देता है, वर्क देता है ना। बिकॉज वर्क क्या होता है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, वर्क इज व्हाट F.dx, 1 डायमेंशनल के लिए लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और ये क्लियर सा बात बता रहा है, एरिया मतलब क्या, इंटीग्रेशन, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, एरिया होगा। तो सिंपली लिख सकते हैं एरिया, एरिया हमारा क्या होगा, एरिया अंडर एफ एक्स कर, वो क्या देने वाला है, हमारा वर्क देने वाला है। तो यहाँ पे लिख लिया जाए ऐसे ही, एरिया अंडर क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर फोर्स पोजीशन कर्व, ये हमारा क्या देगा, वर्क दे देगा। ओके, ये हम लोग जानते हैं काफ़ी अच्छे से। तो वैसे इसमें देख पा रहे हो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल का स्पीड शुरू में क्या था, जीरो था, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली भी जीरो होना चाहिए। तो ये ऐसे ही इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का हेल्प ले सकते हो चाहो तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज पर क्वेश्चन, पार्टिकल का इनिशियल स्पीड भी जीरो, पार्टिकल का फाइनल स्पीड भी जीरो। अगर ये दोनों जीरो तो बताओ हमारा वर्क क्या आना चाहिए, टोटल वर्क क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और टोटल वर्क जीरो करने के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं एरिया ही वर्क देगा, एरिया क्या देगा, वर्क देगा। तो अगर देखा जाए ना तो तुम चाहो तो यहीं पे समझ सकते हो, क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। नेट एरिया जीरो करना है तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, डायरेक्ट आंसर 6 कर सकते हो, 6 आंसर हो गया। स्टिल अगर मान लो सबको अच्छे से समझाना है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा मेन फिगर वहाँ पे। मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लोग देख लेना बस। यहाँ चेक करो, एफ ग्राफ था, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है। तो हम लोग को पता है नेट एरिया कहीं ना कहीं ज़रूर करना पड़ेगा तभी काम हो जाएगा। तो मैं वही समझाना चाह रहा था। देखो ये ऊपर वाला एरिया क्या लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा तो ये वाला हमारा एरिया क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो वैसे कि इसमें थोड़े टाइम के लिए मान लिया जाए, ये वाला एरिया मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए क्या A1, और इसको मान लेते हैं क्या A2 मान लेते हैं, A1 A2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, वर्क जीरो होने का क्लियर सा मतलब है एरिया जीरो होना। और एरिया जीरो होने के लिए बताओ, लिख सकते हैं A1 और नीचे वाले एरिया नेगेटिव लेंगे तो A1 - A2 दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। यानी A1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, A2 लिख सकते हैं। ये दोनों एरिया सेम होना चाहिए, दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और मैं कर सकता था एक वेट करके इक्वेशन सारा लिख के, बट नीड नहीं है बिकॉज देख रहे हो ग्राफ एक्जैक्टली सेम है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट। तो मेरे ख्याल से ये पोर्शन का एरिया एक्जैक्टली सेम था, ये पोर्शन और ये पोर्शन एक्जैक्टली सेम है, देख पा रहे हो, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो ये भी सेम ही होना चाहिए और सेम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ जाके रुकेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 1, डिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये भी डिस्टेंस 1 ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑप्शन कब जाके वेलोसिटीज़ का जरूर होने वाला है 6 पे, यानी आंसर क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 6 होना तो चाहिए था, देख लेना। क्लियर है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट होना चाहिए था, ऑप्शन बी राइट होना चाहिए था इस क्वेश्चन का। होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा, देख लेना एक बार। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें। चलो नंबर 5 में देखते हैं। नंबर 5 में थीटा हमारा एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एंगल थीटा दिया था, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है डिक्रीजिंग स्पीड से। तो मेरे ख्याल से डिक्रीजिंग स्पीड सुन के समझ में आ रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड सुन के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है बिकॉज स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात किया जाए, चलो मैं एक सर्कल यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ और एक रैंडम पोजीशन पार्टिकल का ले लेते हैं। मान लो पार्टिकल हमारा इनिशियली यहाँ पे था, अब ये पार्टिकल मान लो ऐसे गोल गोल घूम रहा था। तो किसी भी इंस्टेंट पे बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे डिसाइड करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करके, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। नाउ दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ ऑब्वियसली दो फोर्स लगना चाहिए, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो बॉडी का डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा और उसकी वजह से ही बॉडी हमारा क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन अगर मैं गलत नहीं तो ऐसा होना चाहिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हो गया। और एक और फोर्स चाहिए टेंजेंशियल, जो कि बॉडी के स्पीड को बदलेगा। तो देखो टेंजेंशियल का काम होता है बॉडी के स्पीड को बदलना। अगर ये मोशन के डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड बढ़ेगा,
लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्पीड घटना चाहिए। तो बताओ टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगना चाहिए, मोशन के अगेंस्ट में लगना चाहिए। तो मोशन के अगेंस्ट में लगेगा तो टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया। और ऐसे केस में देखा जाए नेट हम लोग देखेंगे फोर्स, तो नेट फोर्स हम लोग कैसे मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन होना तो चाहिए, ये हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, मेरे ख्याल से जो नेट फोर्स वही नेट एक्सेलरेशन है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ही बात हो रहा है, नेट फोर्स ऐसे है तो इसी डायरेक्शन हमारा क्या काम करेगा, नेट एक्सेलरेशन भी काम करेगा। तो समझ सकते हैं डायरेक्शन तो सेम ही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ही, इसी डायरेक्शन में क्या काम करना चाहिए, नेट एक्सेलरेशन भी काम तो करना चाहिए। ठीक है, ओके। वैसे कि इसमें अगर एंगल चेक करोगे तो एंगल क्लियरली हमारा क्या बन रहा है, यहीं से देख सकते हो कि एंगल क्या बन रहा है, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन में जो एंगल ये बन रहा है ये हमारा कितना हो गया, कैसा एंगल है, ऑब्स्ट्यूज एंगल आना चाहिए। कैसा एंगल आएगा, ऑब्स्ट्यूज। तो ऑब्स्ट्यूज यानी राइट आंसर क्या हो गया, 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, राइट ऑप्शन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है इसका, ऑप्शन सी। होपफुली क्लियर है, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का शायद तो नीड नहीं होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है डायरेक्शन बदलना, टेंजेंशियल का काम होता है स्पीड को बदलना। मोशन के डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगा, मोशन के अगेंस्ट स्पीड क्या होगा, घटेगा। नेट फोर्स ऐसे, नेट एक्सेलरेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, 6। तो 6 में देखो दिया क्या, एक बॉल है जिसको सस्पेंड किया हमने थ्रेड से और स्विंग कर रहा है वर्टिकल प्लेन में सच दैट सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। दोनों जगह एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या सेम है और एंगल थीटा ऑफ द थ्रेड इन द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी। तो थ्रेड हमारा वो जो थीटा एंगल बनाएगा एक्सट्रीम पोजीशन में कितना बनाएगा। तो देखो कुछ पेंडुलम के रास्ते सिचुएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से देखना, यहाँ पे अगर ड्रॉ किया जाए थोड़ा, तो चलो मैं फिगर ठीक से ही ड्रॉ करता हूँ इसका। तो ये मान लो हमारा बॉल हमारा सस्पेंड कर दिया हमने थ्रेड से, या सिंपल पेंडुलम ही मान लो। वैसे केस में मान लो ये बॉडी का क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बॉडी का क्या हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बॉडी हमारा इस तरह से मोशन कर रहा होगा। मैं चाहूँ तो इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ पोजीशन, ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा देते हैं। मान लो ऐसा हो गया कुछ। ठीक है, तो इतना तो लोग जानते हैं, ये वाले को बोलते हैं मीन पोजीशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा और इसी के बॉडी ऑसिलेट कर रहा है। ये दोनों क्या एक्सट्रीम पोजीशन है। चलो ठीक तो है, इसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये दोनों पोजीशन पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये पहले लिख ही लिया जाए क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन दोनों क्या हमारा सेम है। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, समझ लेना, AM इज इक्वल टू व्हाट, AP। ठीक है, ये दोनों सेम है। इसके बाद अगर ये दोनों एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो देखो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए सही, अगर इसके मोशन को कंसिडर करें तो ये बोल सकते हैं थोड़े टाइम के लिए सही ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ये सर्कुलर मोशन कैसा होगा, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, है ना, या वाइस वर्सा भी। तो ऐसे केस में इसका स्पीड तो वेरिएबल होगा ही होगा। तो स्पीड वेरिएबल यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन मान सकते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। कोई भी चीज़ अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होगा। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा था प्रीवियस वाला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा। तो दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा नेट एक्सेलरेशन के लिए। मैं अच्छे से थोड़ा लिखता हूँ, ठीक से देख। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन तो समझ में आ गया है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारा सेम होना चाहिए। इसी पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी एक पोजीशन का। रुको, पहले मैं एक काम करो, दोनों एक्सेलरेशन लिख ही लेता हूँ। मान सकते हैं थोड़े टाइम के लिए दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला तो जानते ही हूँ, ये क्या होता है, v²/r होता है। ठीक है, चलो ये लिख लिया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात करें तो ये भी लिखा जा सकता है, डायरेक्टली जानते हो तो ये हमारा हो जाता है शायद g sin थीटा हो जाता है। इसका आइडिया तो होना चाहिए सबको, g sin थीटा होगा। क्यों, मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ देखो, ये जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg ऐसे नीचे लगेगा और इस थ्रेड में क्या होता था, टेंशन होता था। और अगर थोड़े टाइम के लिए मान लो एंगल क्या है, थीटा है, एंगल क्या है, थीटा है। तो यार इसका अगर अलॉन्ग द स्ट्रिंग एक एक्सेस ले लिया जाए और एक एक्सेस हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लेते हैं, एक एक्सेस ऐसे लिया और एक एक्सेस मान लो ऐसे ले लेते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका फोर्स का कंपोनेंट टूटेगा, ये थीटा था, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा ही होता। और इसका जो कंपोनेंट टूटेगा, ये वाला क्या टूटेगा, mg sin थीटा टूटना तो चाहिए। और ये mg sin थीटा ही टेंजेंशियल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, है ना, ये रोल प्ले कर रहा है बताओ टेंजेंशियल फोर्स का। तो यहाँ समझना पड़ेगा हम लोग को, दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो g sin थीटा। आई थिंक क्लियर है। अब चलो स्टार्ट किया जाए। ऐसे कैसे मुझे लग रहा है एक और फिगर मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा, फिलहाल स्टिल मैं काम करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं चलो एट एक्सट्रीम पोजीशन ही, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं। तो
मैं यहीं पे काम चला लेता हूँ। आई थिंक ये क्लियर हो गया है पार्ट, तो इसको मैं रेस करके यहीं पे काम चलाता हूँ। देखो तो मेरे ख्याल से जो एक्सट्रीम पोजीशन था हमारा और मीन पोजीशन था, इसी का डिस्कशन एक ही बारी बारी से करना पड़ेगा। तो देखो इतना तो जानते हो एक्सट्रीम पोजीशन में हमारा वेलोसिटी क्या हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है, तो वेलोसिटी हमारा ज़ीरो होगा, है ना। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब क्लियर सा बात है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, v²/r। और बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, तो ये तो हमारा होगा, बिकॉज एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारा एंगल कितना बन रहा है, थ्रेड बना रहा है, बताओ थीटा बना रहा है, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा ही होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसे कैसा मान लो नेट एक्सेलरेशन का बात करें, तो ऐसे तो नेट एक्सेलरेशन होता था, दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो लिखते थे ac² प्लस क्या at² लिखते थे ऐसे, बट यहाँ पे ac हमारा है नहीं, तो ये वाला पार्ट ज़ीरो हो गया, तो जो at है वही हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा, यानी g sin थीटा होगा यहाँ पे। ये हमारा मिल गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब बात करते हैं मीन पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन। तो चले आते हैं मीन पोजीशन पे, देखते हैं। तो मीन पोजीशन पे होगा क्या हमारा, फिर से देखो जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे ये बात पता होना चाहिए, सबको याद होगा कि मीन पोजीशन में वेलोसिटी हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है ना। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल तो सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको मैं लिख ही लेता हूँ, मैक्सिमम होता है। और अगर डायरेक्टली ध्यान में तो लिख भी सकते हो, एल्स नहीं तो मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ। जैसे देखो पूरे थ्रेड का लेंथ कितना हमारा, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं यहीं पर थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ। तो देखो टोटल थ्रेड का लेंथ कितना हमारा L है, और अगर यहाँ से देखा जाए बॉब जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना नीचे आया, तो कितना नीचे आया ये लेंथ हम लोग समझ पा रहे हैं। ये लेंथ हमारा होना चाहिए L sin थीटा होना चाहिए, L cos थीटा होना चाहिए। अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना होगा, L cos थीटा होगा। और ऐसे कैसे बॉडी अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है, मान लो ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन था और ये बताओ बॉडी का क्या था, फाइनल पोजीशन था, तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग समझ पा रहे हैं, हाइट पे चेंज कितना होगा, तो लिख सकते हैं L - L cos थीटा। तो भाई हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, देख लेना थोड़ा सा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख तो सकते हैं। अब बताना लॉस कितना हो रहा है, तो हाइट हम लोग देख पा रहे हैं कितना कम हुआ, तो लिख सकते हैं mg L - L cos थीटा। अगर L कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा। दिस इज अ चेंज इन हाइट एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ mv²। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ mv² होना तो चाहिए था। यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, मास, और ये मास कैंसिल हो गया, तो जो वेलोसिटी निकला मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ डायरेक्टली। वेलोसिटी हमारा निकल के आ रहा है √2gl 1 - cos थीटा, ऐसा निकल के तो आ रहा है। तो ये वेलोसिटी हो गया। और बात करें एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे थीटा सॉरी मीन पोजीशन का ना, मीन पोजीशन पे थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो थीटा हमारा क्या होने वाला है, एंड थीटा हम लोग समझ पा रहे हैं 0 डिग्री होने वाला है। ओके, अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो दोनों निकाला जा सकता है। सबसे पहले देखा जाए, निकाल लेते हैं AC, निकाल लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ रहा है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, लिख सकते हैं 2gl 1 - cos थीटा। और नीचे वाला जो पार्ट है लिख लेना, क्या था हमारा, R। तो रेडियस का काम ऑब्वियसली कौन कर रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ ही कर रहा है ना। रेडियस का काम यहाँ पे कौन करेगा, स्ट्रिंग का लेंथ। तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्या, लेंथ। और ऐसे केस में ये लेंथ और लेंथ कैंसिल कर लेना, तो ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बात करते हैं टेंजेंशियल का, तो टेंजेंशियल के केस में देखो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा मीन पोजीशन पे, तो थीटा 0 का क्लियर सा मतलब है थीटा 0 हो गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे केस में यही हमारा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेट एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर है, बताओ, बस AC ही होगा, बिकॉज 80 तो है नहीं। तो देख लो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पर एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो गया था, तो वैसे केस में नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के बराबर हो गया। और मीन पोजीशन पे हमारा क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन बताओ सेंट्रीपिटल के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों पोजीशन पे बताओ क्या था हमारा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था, सेम था। तो इसके लिए मुझे एक और पेज तो उठाना पड़ेगा, बट इसके लिए माइंड में ये चीज़ रखना पड़ेगा, क्या है मीन का फॉर्मूला, नेट एक्सेलरेशन ये मिला है 2g 1 - cos थीटा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन वाला और एक्सट्रीम वाला सेम था, तो जस्ट हमने निकाला था 2g 1 - cos थीटा, ये निकल के आ रहा था। और सारे एक्सट्रीम पे जो निकला था हमारा सिंपली क्या निकल के आ रहा था, g sin थीटा निकल के आ रहा था। हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, फिर पीछे जाके देख लो। ये एक्सट्रीम पे निकला था नेट एक्सेलरेशन और ये मीन पे निकला था नेट एक्सेलरेशन, ये वाला पार्ट। ओके, अगर ऐसा है तो चलो सॉल्व करके ख़त्म किया जाए इसको। अगर यहाँ देखेंगे तो मेरे ख्याल से g वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और बाकी जो है यहाँ सिंप्लीफाई करके थीटा ही बताना था। तो 2 और 1 - cos थीटा sin थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शंस देख लो, tan के फॉर्म में दिया है, तो tan के फॉर्म में दिया है, एक छोटा सा काम कर सकते हैं। ये जो पार्ट है साइन वाला फॉर्मूला लगा लो, तो 2 sin स्क्वायर θ/2 लिख तो सकते हैं। एंड दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 sin θ/2 इंटू व्हाट, cos θ/2, ये लिखा तो जा सकता है। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, तो पहले तो 2 कैंसिल कर लो
और ये मर्जी है तो ये साइन थीटा वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया। वैसे इसमें देखो tan जो रिजल्ट आ रहे थे मिल तो गया, मिल रहा है क्या बताओ, tan θ/2 है ना। tan θ/2 कितना आ गया हमारा, हाफ आ गया। तो यहाँ से देखो θ/2 कितना आ जाएगा, θ/2 आ गया हमारा tan इनवर्स हाफ, ये आ गया tan इनवर्स हाफ आ गया। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से थीटा देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × tan इनवर्स हाफ, 2 × tan इनवर्स हाफ। एक ऑप्शन ज़रूर है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होना तो चाहिए था। देख लेना, होपफुली पता नहीं क्लियर होना चाहिए, एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, एक बार चेक कर लो। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखने क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, 7 में क्या दे रखा था, मेरे ख्याल से देखिए लग रहा है मोशन एंड वर्टिकल सर्किल का क्वेश्चन है। अगर बॉब को यहाँ से शायद रिलीज कर रहे हैं ना, लेंथ कितना दिया, एल दिया था, तो पार्टिकल रोटेट्स इन अ सर्किल अबाउट ओ, है ना, एज सोन। व्हेन इट इज वर्टिकली बिलो ओ, द स्ट्रिंग मेक्स अ कॉन्टेक्ट विद हर नेल ओ। पहले पता अगर ये नहीं होता ना, ये बताओ, ये पार्टिकल हमारा ओ के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करता। लेकिन बाद में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस ओ पॉइंट के जस्ट नीचे बताओ यहाँ पे एक नेल है ना, कील है, जैसे मान लो यहाँ पे कील एक लगा हुआ था। तो देखो होगा क्या, स्ट्रिंग आएगा और जाके यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे कील जाके मतलब ये जो स्ट्रिंग है जाके वो नेल से टकराएगा। तो बाकी का जो पोर्शन है स्ट्रिंग का है वो रेस्ट में आने वाला है, वो रेस्ट में आ जाएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग, यहाँ चेक करना। तो ये हमारा ओ था और ये हमारा बॉब हो गया। चलो अब ऐसे तो ये सर्कुलर मोशन कर लेता, लेकिन एज पर क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक नेल लगा दी है ना, कील लगा दी है। तो मान लो यहाँ पे एक नेल फिक्स कर लेते हैं, तो नेल को एन लिखा गया। वैसे कि इसमें होगा क्या, जैसे ही नीचे आएगा ना, स्ट्रिंग जब वर्टिकल होगा, ऐसे ध्यान देना, स्ट्रिंग जैसे यहाँ वर्टिकल होगा ऐसे कुछ इस सिचुएशन में आएगा, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट तो मूव नहीं करेगा ना स्ट्रिंग का, ये वाला पार्ट तो रेस्ट में आ जाएगा, बस ये वाला पार्ट मूव करेगा। तो ऐसे कि इसमें सर्कल अगर मान लो हिट करेगा तो इसके पास यहाँ वेलोसिटी तो है लोएस्ट पॉइंट पे, यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे जाना है, इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, बिकॉज ये सर्टेन हाइट से आ रहा है। तो ये कंसिडर अगर किया जाए, इस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये ऊपर जाना चाहेगा सर्कुलर मोशन जैसा, और हो सकता है ये ऐसे घूम जाए, है ना, ऐसे घूम जाए। यही हम लोग चाहते हैं सर, है ना, फॉर द पार्टिकल टू स्विंग कम्प्लीटली अराउंड द नेल इन अ सर्कल। तो पूछा जा रहा है कि नेल हमारा कितना बिलो होना चाहिए, है ना, नेल को कितना नीचे लगाना चाहिए, हाइट पूछा गया कि नेल को कितना नीचे लगाना पड़ेगा, ये वाला नेल का हाइट पूछा गया, और ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया था, एल दिया था। तो देखो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ये डायरेक्ट किया जा सकता है। जैसे ही कि नीचे जाएगा तो मेरे ख्याल से कितना इसका हाइट कम होगा, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, यू इनिशियल इज, है ना। जैसे ही बॉब को रिलीज़ करेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और यहाँ जाते जाते सारा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होने वाला है, काइनेटिक में। तो आई थिंक इतना तो समझ पा रहे हो। लोएस्ट पॉइंट पे होता है स्पीड क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से 2gl लिखा तो जा सकते हैं, है ना, √2gl। होपफुली क्लियर हो गया वाला पार्ट। अगर डाउट है तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर ही देता हूँ। जैसे देखो थोड़े टाइम के लिए मान लो ये रेफरेंस लाइन है, और ये वाला हमारा बॉडी का इनिशियल पोजीशन था, और ये वाला बॉडी का क्या है, फाइनल पोजीशन है, और कुछ नहीं था। एनर्जी कंजर्वेशन बस मैंने यहाँ पे यूज़ किया, u इनिशियल प्लस k इनिशियल, दिस इज इक्वल टू व्हाट, u फाइनल प्लस k फाइनल, ऐसे लिखा तो जा सकते हैं। नेक्स्ट, इनिशियली बॉडी कितने हाइट पे था, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं l हाइट पे होगा, तो लिख सकते थे mgl। यहाँ पे बॉडी के पास कोई स्पीड नहीं था, 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जैसे ही बॉडी यहाँ पहुँचेगा क्या लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते थे, हाफ mvl², ऐसे लिख तो सकते थे। तो बस मैंने यही यूज़ किया है, mvl² ऐसे लिख तो सकते थे, बस मैंने ये यूज़ किया था। तो यहाँ से देखो मास वाला टर्म कैंसिल हो जाता और ये vl मिल जाता। नेक्स्ट, अब लोग चाहते हैं कि अगर ये वर्टिकल सर्किल में अपना मोशन कंप्लीट करे, तो इसके लिए सब लोग जानते हो लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो डेरिवेशन हुआ होगा क्लास में, तो इतना तो जानते हैं, फॉर वर्टिकल सर्किल मोशन लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5gr होना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा प्रेजेंट केस में लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, √2gl है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू व्हाट, √5gr लिखना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट, इसका देखो होगा क्या, रूट हटेगा तो जी भी कैंसिल होगा, लिखा जा सकता है 2l, दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, 5r लिखना चाहिए। नाउ यहाँ रेडियस का काम कौन कर रहा है, अच्छे से देखो, तो रेडियस का काम कौन कर रहा है, तो ये सर्कुलर पार्ट है, तो ऐसे केस में ये हमारा रेडियस हो जाएगा। और ये रेडियस के बारे में सोचा जाए तो ये स्ट्रिंग का लेंथ l, और ये बताओ ये हाइट कितना h दिया था, तो ये होना कितना चाहिए था, l - h होना तो चाहिए था। तो वैसे केस में हम लोग रेडियस के जगह l - h पुट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5l - क्या h, और थोड़ा सा रीअरेंज इसको किया जाए तो मेरे ख्याल से मिल रहा है क्या, ग्रेटर इक्वल टू, अगर 12 को उधर लेके चले जाओ तो 3l, और ये 5h वाला पार्ट इधर आ जाएगा। वैसे केस में देखो हाइट ही पूछा गया था, तो हाइट हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, हाइट हमारा ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए 3l/ किससे बताना, 5 से। तो कम से कम ये सिचुएशन होना चाहिए, मतलब ये जो हाइट है ना, ये जो आप बोल सकते हो नेल कितना नीचे लगाना है, कि नेल कितना नीचे लगाना है, तो कम से कम 3l/5 पे लगाना है, या उससे ज़्यादा भी नीचे लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नीचे लगाओ तो और इजली ये करेगा, है ना। ये कम से कम इतना नीचे तो लगाना पड़ेगा। तो इससे बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट मेरा ध्यान होना चाहिए सबको, तो चेक करो।
इसका आंसर ऐसा दिया है क्या? हाँ, एक ऑप्शन तो है ऐसा, है ना, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसका ऑप्शन बी राइट होना चाहिए तो देख लेना अच्छे से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ देखो ऑब्वियसली वही कंजर्वेटिव फोर्स या स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को पोजीशन पूछा जा रहा है, तो फोर्स का एक रिलेशन दे तो रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 फोर्स का रिलेशन यहाँ देखा जाए क्या दिया था, 2x² - 3x - 2, तो ये दिया है 2x² - 3x और ये -2 ऐसे दे रखा था। नाउ पहले तो इक्विलिब्रियम सुनते ही दिमाग में हिट करना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम हमारा फोर्स क्या होना चाहिए, बॉडी पे 0 होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम सुनते ही हमारे दिमाग में पहले तो हिट करना चाहिए फोर्स हमारा बॉडी पे क्या लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। और अगर इस वाले पार्ट को 0 किया जाए तो मेरे ख्याल से 2x² और चलो लिख ही लेते हैं -3x - 2, इसको 0 करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो कर लिया जाए, सारे स्प्लिट तो हो रहा है। लिख सकते हैं -4x प्लस क्या x -2, इसका सम 0 होगा। चलो यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं, x - 2 और यहाँ पे 1 ऐसे लिख लिया जाए तो x - 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से या तो x का वैल्यू आ रहा है कितना बताओ 2 आ रहा है, या फिर x का वैल्यू कितना आ रहा है हाफ आ रहा है, -हाफ आ रहा है ना, x का वैल्यू कितना आ रहा है -हाफ आ रहा है। तो ये दो रिजल्ट तो निकल के आ रहा है, ये दोनों हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन तो होगा और इसीलिए ऐसा ही ऑप्शन दे रखा था। लेकिन बस इतने भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इसका ये डिसाइड करना है कि कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है और कौन अनस्टेबल है। तो सब लोग जानते हो स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अनस्टेबिलिटी के लिए एनर्जी हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो वही मैक्सिमम वाला रूल लगेगा, एनर्जी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो एनर्जी यहाँ कैसे मिलेगा, तो हाँ ये कंजर्वेटिव फोर्स है सारा, है ना, स्टेबल अनस्टेबल का बात जहाँ भी होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ को क्या लिख सकते हैं बताओ, -du/dx। अब ऐसे केस में अगर ये हो गया तो मेरे ख्याल से एनर्जी का रिलेशन कुछ तो मिला हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में ही, तो मिल रहा है du/dx, दिस इज इक्वल टू माइनस इस साइड आ जाएगा तो मैं लिख देता हूँ माइनस, बाकी जो है लिख लेना 2x² - 3x - 2 ऐसा लिखा तो जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद का काम करते हैं। पर एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो एनर्जी का इक्वेशन भी बना सकते हैं इंटीग्रेट करके, बट नीड नहीं है उसका, पर बिकॉज हम लोग को एनर्जी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर एनर्जी को एक बार डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे तो इसको ये तो ऑलरेडी हमारा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो दीज आर द पोजीशन ऑफ व्हाट इक्विलिब्रियम, और यही बोल सकते हैं दीज आर द पॉइंट ऑफ व्हाट एक्सट्रीमा, यहीं पे एनर्जी हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होगा। और अगर ऐसा है तो डिसाइड करना है कि कहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगा और कहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगा, तो इसके लिए डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा इसको। तो अगर इसको मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये रिजल्ट आएगा d2u/dx², ऐसा आना तो चाहिए। अब बताना डिफरेंशिएट करो कितना मिल रहा है, माइनस रहने देते हैं, तो ये मिल रहा है सिंपली 4x - 3, सिंपल सा रिजल्ट आ गया। डबल डिफरेंशिएट करके दोनों पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि कौन कैसा पॉइंट है, कौन मैक्सिमा का पॉइंट है और कौन मिनिमा का पॉइंट है। तो पहले एक बार पुट कर दिया जाए कि x = 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सिमिलरली एक बार पुट करेंगे x = -हाफ पुट करेंगे, तो x = -हाफ पुट करेंगे। चलो सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 8 - 3, तो दैट इज़ वॉट -5 आ रहा है। और यहाँ पे अगर -हाफ पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा -5 - प्लस यानी +5 आएगा। तो मेरे ख्याल से सही समझ में आ गया। यहाँ पे स्लोप हमारा डिक्रीजिंग नेचर का है, तो स्लोप जहाँ डिक्रीजिंग नेचर का होता है दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट मैक्सिमा, ये हमारा पॉइंट हो गया क्या बताओ मैक्सिमा का, यानी एनर्जी यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे स्लोप हमारा इंक्रीजिंग नेचर का है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हो गया बताओ मिनिमा का, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगा हमारा मिनिमम होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से हमारा आइडिया लग गया। स्टेबिलिटी के लिए पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, एनर्जी मैक्सिमम है। तो देखो ऐसा ऑप्शन दिया है क्या, सर नहीं दिया है। और यहाँ पे बॉडी हमारा क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा ऑप्शन है। तो हाँ फर्स्ट वाला तो है, तो आई थिंक ऑप्शन ए राइट हो गया इस क्वेश्चन को, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। तो देख लो क्लियर होना चाहिए सर। मैं फिर से बोल देता हूँ थोड़ा स्टेप, देखो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करेंगे, तो 4 0 करके मिल गया। नाउ फिर डिसाइड करना था एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है, वही स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो देखो एनर्जी ही यहाँ से समझ तो आ रहा है कि एनर्जी का कुछ रिलेशन ऐसा बनेगा डिफरेंशियल फॉर्म में, है ना। नाउ अगर ये एनर्जी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना था तो एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, डबल डिफरेंशिएट करके हम लोग चेक कर लिए कि कौन हमारा मैक्सिमा का पॉइंट, इन दोनों में से कौन हमारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा और कौन मिनिमा का पॉइंट होगा। तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो 9 में क्या दिया था हमारा 9 में चेक करोगे ना, एक सर्किट दे रखा था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, क्रॉस बता रहा है AB। तो AB के क्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है हम लोग को, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है, बिकॉज यहाँ देख रहा है पार्ट सर्किट, देखो पार्ट सर्किट देखोगे तो 3/3 4/4 ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। चाहो तो ये वाला पार्ट को हटा सकते हो, सिमिलरली 3/3 4/4 ये भी हटा सकते हो। तो बीच वाला अगर रेजिस्टर हट जाए तो मेरे ख्याल से सर्किट कितना सिंपल हो गया, नहीं हो गया।
तो मैं इसको डायरेक्ट अब कुछ लिखने नहीं जा रहा हूँ, बीच वाला या थोड़ा सा ड्रॉ कर ही लेता हूँ। बीच वाले सारे रेजिस्टर को हटाया तो जा सकते हैं, तो अगर हटा देंगे तो मेरे ख्याल से सर्किट ऐसा सिंप्लीफाइड दिखेगा, 3 4 3 4 और ये भी क्या बताओ 3 4, है ना। तो और क्या चाहिए बताओ, हर एक हो गया 7 और सारा पैरेलल में कनेक्शन है, तो आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, सिंपली बताओ 7/3 लिख सकते हैं। तो हो गया, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, फ्री का मार्क्स है यहाँ पे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो उसको आइडेंटिफाई करना है, पहले वही सब कर लिया करो। तो ये 7/3 ये तो सबने किया होगा, चलो क्लियर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होता है, ऑप्शन डी राइट होता है, देख लेना। और ये सब क्वेश्चन वही मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं, मिरर सिमेट्री से भी करोगे, जिस तरह से करंट एंटर करेगा वैसे ही बाहर आना चाहिए। तो करंट ऐसे ही जाता, ऐसे ही सीधा जाता और ऐसे ही जाता। तो इस पार्ट में ऐसे भी करंट फ्लो नहीं करने वाला था इन दोनों पार्ट में, तो इसको सर्किट से सीधे हटाया जा सकते हैं, हटा सकते हो, है ना। तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 था, क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखना, मेरे ख्याल से एक सर्किट दे रखा है और इसमें एक वायर लगा है वैरिंग क्रॉस सेक्शन का, जिसके क्रॉस एक बैटरी है। वायर का लेंथ हमारा L दिया था, कंडक्टर का लेंथ हमारा L दिया था और रेडियाई इसका वैरी कर रहा है, देख पा रहे हो कैसे, ये बड़ा है और ये क्या छोटा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुछ यहाँ पे दे रखा था स्टेटमेंट्स कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है कि जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे P से Q में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा या फिर इलेक्ट्रॉन करंट का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 मेरे ख्याल से यहाँ देखा जाए ना, चेक करना तो क्लियर सा बात है, इसमें तो स्टेडी करंट ही फ्लो करेगा। तो स्टेडी करंट फ्लो करेगा तो जिस रेट से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसी रेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इतना तो क्लियर है कि करंट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए सब केस में, है ना। करंट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, तो जान रहे हैं करंट हमारा कांस्टेंट होगा। चलो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर आते हैं इसके बाद यहाँ पे होगा कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो सकता ना, जिस रेट से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसी रेट से बाहर भी आना चाहिए। तो करंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसा हो जाता है वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं। तो सिंस एरिया के साथ रिलेशन चाहिए और करंट हमारा कांस्टेंट है, तो मेरे ख्याल से ये रिलेशन शायद हेल्प कर सकता है, I = NEA VD, ये हेल्प तो कर सकता है सर। यहाँ से देखा जाए तो करंट हमारा कांस्टेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, E तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी हो रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। और सिंस हम लोग P से Q जाने से बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीजिंग, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज। तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन क्या लिख रहा है, हाँ सही है ना, ये इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए तो मुझे राइट लग रहा है, ऑप्शन तो मिल ही गया कौन सा करेक्ट है। स्टिल बाकी भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए थोड़ा। तो बाकी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करें, तो मेरे ख्याल से यहीं से काम बन जाएगा, यहीं पे लिख लो I = what NEA और VD। इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं EE टाउ बाई क्या M, बस मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। यहाँ से देखो कांस्टेंट वाला पार्ट गायब किया जाए, I कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, E तो कांस्टेंट ही है, फिर इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट और टेम्परेचर बदल नहीं रहा इसलिए टाउ भी कांस्टेंट। यानी बताओ E और एरिया में भी कैसा रिलेशन आ गया, इन्वर्स आ गया। तो ये भी इन्वर्स रिलेशन आ गया, तो मेरे ख्याल से एरिया डिक्रीज हो रहा था तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए। देखो तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, डिक्रीज एरिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी गलत है हमारा, ए राइट होगा। और सी तो ऐसे ही गलत है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, करंट कांस्टेंट होगा। होपफुली क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 था, देख लेना अपना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट में क्या दिया है, मीटर वायर ब्रिज वायर का क्वेश्चन है और सर इसका फिगर यहाँ पे दे रखा था, देख लो, है ना। तो वायरिंग क्रॉस सेक्शन का वायर ऐसे लगा हुआ था, तो मैं थोड़ा डाटा लिख लेता हूँ, उसके बाद काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देखा जाए मेरे ख्याल से मीटर वायर ब्रिज था और वायर का लेंथ वगैरह दे रखा था हमारा वायर का लेंथ तो जानती है 1 मीटर ही होता है, यहाँ भी 1 ही दिया था और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला है। और इसका ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है तो देख पा रहे हो, यहाँ पे dr/dl लिखा है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट 1/L ऐसा लिख रखा है, लेंथ के साथ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो हम लोग लिख लेते हैं, ये dr/dl दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्या लिखा है हमारा 1/√L ऐसा लिख रखा था। इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में 2 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, तो जॉकी को कनेक्ट किया पॉइंट P से, वैसे कैसे मेरे ख्याल से बैलेंसिंग लेंथ AP पूछा जा रहा है। ये फिगर ही देख लो, ये सब क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, सब लोग समझ पा रहे हो। तो अगर यहाँ पे कनेक्टेड है और अगर ये इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस, तो क्वेश्चन और आसान हो गया। नहीं, मैं लिख देता हूँ, सिंस IC इज 0, अच्छे से लिखते हैं, सिंस IC इज 0, तो वही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से क्या लिखा जा सकता है, R' अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन AP मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, R' अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन व्हाट PB। ठीक ठाक है, ये वाले वायर का और ये वाले वायर का रेजिस्टेंस। नाउ ये दोनों अगर सेम है तो इन दोनों को डायरेक्टली सेम किया जा सकता है, मैं वही लिख लेता हूँ। इससे ये समझ पा रहा है रेजिस्टेंस AP और रेजिस्टेंस हमारा वायर PB का, PB वाले पोर्शन का सेम होना चाहिए। अब ये निकलेगा कैसे, तो ये देखो वायरिंग क्रॉस सेक्शन का है, तो इस पर रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो एक जैसे टर्म को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए, इसको लिखा जा सकता है एटलीस्ट dr, चलो मैं कॉन्स्टेंट अपने मन से बिठा लेता हूँ, K, और ये लिख सकते हैं dl
अपॉन क्या रूट एल, ऐसा लिख तो सकते हैं ना। ये यूज़ करना पड़ेगा दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो चलो यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे के डी एल बाई रूट एल, और यहाँ पे सिमिलरली लिख लेना क्या के डी एल बाई क्या रूट एल, ऐसे लिख लेते हैं। नाउ छोटे से लेंथ का छोटा सा रेजिस्टेंस टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर लिमिट्स लेकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ए से पी के लिए बताओ कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें, 0 से लेकर एल तक। तो ए से पी वाले पार्ट के लिए इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा ये 0 से एल तक होना चाहिए। मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये 0 से एल तक होना चाहिए। और सिमिलरली पी से बी तक का बात किया जाए, पी से बी तक का, तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा ना। पूरा लेंथ कितना दिया, 1 मीटर दिया। तो ये जाना पड़ेगा, बताओ एल से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा। 1 तक ऐसे जाना पड़ेगा। और ये काम हो गया तो मेरे ख्याल से चेक करूँ, या तो के और के कैंसिल हो गया, ऐसे भी कैंसिल होना ही चाहिए था, हमारा जंक्शन था। और इस वाले पार्ट का अगर इंटीग्रेशन वगैरह किया जाए तो बड़ा आसान इंटीग्रेशन है। क्या हो जाएगा, 2 रूट एल है ना, एल टू द पावर -12। तो हाँ 2 रूट एल होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 2 रूट एल, लिमिट क्या हमारा 0 से एल, यहाँ पे लिख लेना क्या 2 रूट एल, और लिमिट क्या हमारा, इस बार हमारा एल से लेकर 1 तक है। यहाँ से देखो फिर से चाहो तो 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो, और लिमिट पुट करने का समझ में आ रहा है क्या मिल रहा है हमारा, रूट एल दिस इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस रूट एल लिख सकते हैं। तो आ गया 2 रूट एल दिस इज इक्वल टू 1, सिंप्लीफाई करोगे स्क्वायरिंग करके तो एल इक्वल टू 1/4 आ गया। तो ये हमारा होना चाहिए, यानी 0.25 आना चाहिए। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, एल का वैल्यू होना चाहिए, ये पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट होगा, देख लेना, क्लियर है। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, चेक कर लो अपना, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, 5 आइडेंटिकल सेल्स था, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 दिया था और ये में 5 दिया था, कनेक्टेड इन सीरीज, और बाद में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में, और फिर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर आर से कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर करंट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी व्हाट, सेम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है और सीरीज पैरेलल का केस है, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिकल सेल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इजी क्वेश्चन है। भाई काम करो, डायरेक्टली फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ सीरीज का और पैरेलल का। तो अगर यहाँ देखेंगे सीरीज पैरेलल का, तो चलो एक सेल और एक यहाँ पे बना लेते हैं। अब चेक करना ना, अगर ये मान लो ये सीरीज वाला पार्ट है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, और ये वाला पैरेलल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो कितना सेल लिया था हमने, 5 लिया था। तो 5 लिया था, तो बताओ नेट ईएमएफ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, इस सेल का नेट ईएमएफ क्या लिखना चाहिए, 5 ही लिखना चाहिए था, 5 टाइम्स सी। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सेल का क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स आर हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन था इसीलिए। और ये सिमिलरली यहाँ बात करते हैं, तो पैरेलल में जानते हो नेट ईएमएफ नहीं बदलता है, तो नेट ईएमएफ क्या रहेगा, ई ही रहेगा, ई रहेगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ ये तो 5 सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो जाएगा, ये R/5 हो जाएगा, R/5 हो गया। इसका करना क्या पड़ेगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हमारा R, ये वाला दोनों के साइड में लगा, ये वाला R और ये वाला भी R। नाउ क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो दोनों में करंट अलग जा सकता था, बट क्वेश्चन ये बोल रहा है दोनों में करंट क्या सप्लाई हो रहा है, सेम। ये वाला I, अच्छा मैं I1 I2 लिखे देता हूँ, I1 और ये वाला I2 ले लेता हूँ। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 I2 सेम होना चाहिए, I1 इज इक्वल टू व्हाट, I2। कैसे निकलेगा, मुझे तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी ईजी है, देख लो, कुछ नहीं था, बस ओम्स लॉ लगा दो डायरेक्टली। करंट इज व्हाट, नेट ईएमएफ बाय क्या, रेजिस्टेंस। व्हाट इज नेट ईएमएफ यहाँ पे, तो लिख सकते हो 5 टाइम्स सी, और व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R प्लस 5R। इस साइड में चले आते हैं, नेट ईएमएफ कितना E है और इक्विवेलेंट कितना है बताओ, R प्लस R/5 है, हो गया। चलो इतना करने के बाद फिर चेक किया जाए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो कैंसिल हो रहा है, वो कर लिया जाए। E और E कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर लेना, और हम लोग को बताना वही है कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा कितना, इस R का वैल्यू होगा कितना। तो कैपिटल R आई थिंक यहाँ से मिल तो जाना चाहिए, स्मॉल R दिया था ना, 1 दिया था, मैं पुट कर सकता था, ए में भी दिया था, चलो बाद में पुट कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिल रहा है हमारा, तो 5R प्लस सिंपली R लिख सकते हैं, है ना। और इधर क्या मिलेगा, R प्लस कितना, 5R। अच्छे से लिखा जाए क्या मिल रहा है, तो 4R दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4R। बड़ा सिंपल आ गया, यानी R और R क्या आ गया, सेम आ गया। तो अगर ये दोनों सेम आ गया, तो स्मॉलर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना था, 1 ओम दिया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 ओम होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन तो है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, देख लेना, ऑप्शन ए राइट होगा, होपफुली क्लियर होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, चेक करना क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 शायद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और को अमीटर बना रहे हैं एक बार, और एक बार क्या बना रहे हैं, वोल्टमीटर बना रहे हैं। कुछ कंडीशंस दे रखा था, मैं पढ़ लेता हूँ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी दिया था, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, बताओ कितने करंट के लिए, IC के लिए। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, जिसका रेंज क्या होगा, 0 से I0,
बाई कनेक्टिंग अ शंट, जैसा कि हम लोग करते हैं। शंट का वैल्यू है लेकिन यहाँ आर बोल रहा है मान अज्यूम करने के लिए, ठीक है। और एक वोल्टमीटर बनाना है 0 से V वाला, और ये कंडीशन दे रखा है बाई कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, सीरीज में हाई लगाते हैं, RV दिया था। तो ऐसे कैसे कुछ रिलेशन दिया था, कौन सा सही होगा बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर थोड़ा सा थोड़ा सा अगर कन्वर्शन याद है अमीटर कैसे बनाते हैं वोल्टमीटर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला हमारा गैल्वेनोमीटर था, आएगा तो अपने साथ अपने कॉइल का रेजिस्टेंस लेके आएगा ये वाला G, और इसके बाद इसको अमीटर बनाना है तो इसके साथ एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस को लगाते थे ऐसे। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं S, और ये सब हम लोग जानते हैं कि मान लो इसमें से कुछ करंट आ रहा है, ये मेन करंट है जिसका रीडिंग लेता है ये I, इसमें करंट चला गया मान लो कितना IG, तो बाकी बचा कितना I माइनस IG इसमें जाएगा। पहले जो जानते हैं वो कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन देखेंगे। इसमें करंट जाएगा कितना बताओ, I माइनस IG जाना तो चाहिए। नेक्स्ट इस साइड आते हैं। अगर वोल्टमीटर का बात करें तो वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं याद तो होगा, जैसे गैल्वेनोमीटर ले लिया, अपने साथ आएगा तो अपने कॉइल का रेजिस्टेंस लेके आएगा, एक उसके कॉइल का रेजिस्टेंस मान लो G, और शायद इसके साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस हम लोग लगाते थे, तो हाई रेजिस्टेंस को चलो H इस पर अज्यूम कर लेते हैं H। तो ये हमारा हो गया क्या वोल्टमीटर। ऐसे ही मान लो A और B, तो इसमें अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन वगैरह कितने करंट के लिए हो रहा है IG, जैसे मान लो IG करंट गया तो मैक्स टू मैक्स रीडिंग कितना ले सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ कितना, VAB IG, पोटेंशियल डिफरेंस AB के क्रॉस कितना होगा, IG इंटू G प्लस क्या H, लिख सकते हैं ऐसा। तो अभी मैंने क्वेश्चन का यूज़ नहीं किया, मैं जो जानता था हम लोग जो जानते हैं अमीटर वोल्टमीटर के बारे में वो कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बोल रहा है जो शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसका आपको वैल्यू कितना लेना, RA लेना है। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बोल रहा है एज पर क्वेश्चन RA होगा, और जो हाई रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया है, हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना लेना है बताओ, RB लेना है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना लेना, RB लेना है, बस हो गया। और यही सबका प्रोडक्ट और मतलब रेशियो और प्रोडक्ट बनाना था। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनता था याद तो ये दोनों का पैरेलल कनेक्शन है, तो लिख सकते हैं बताओ क्या, IG इंटू G दिस इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू वॉट, चलो डायरेक्टली RA लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया यहाँ पे रिलेशन एक, और यहाँ से चाहो तो RA निकाल भी लो। RA हमारा कितना आ रहा है, तो RA आ रहा है हमारा IG इंटू G अपॉन क्या, I माइनस IG, ऐसा आ रहा था। चलो ठीक है, इस साइड चले आते हैं। इस साइड चले आएंगे तो मेरे ख्याल से इसका बात किया जाए पोटेंशियल डिफरेंस का। तो एज पर क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेजर कर पाएगा, GI0। तो सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करने के लिए फ्लो क्या करेगा, IG फ्लो करेगा, और ये तो G हमारा, और हाई रेजिस्टेंस का जो बात कर रहे हैं वो RB है, क्वेश्चन में RB दिया था, तो यहाँ से देखो RB निकाला जा सकता है, और ये जो RB का वैल्यू आएगा मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। ये वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लेके जाना, G कॉमन आएगा, क्या लिख सकते हैं बताओ, I0 माइनस IG लिख सकते हैं। देखो अलग अलग नोटेशन हो रहा है, इसको थोड़ा एक जैसा कर लिया जाए, IG या IG हो गया। टेक्स्ट नीचे हमारा क्या आएगा, तो ये IG वाला पार्ट आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हो गया, ये हमारा RA RB का हमने वैल्यू निकाल लिया। और पहली बार में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। सर प्रोडक्ट करो RA RB का, RA RB का प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट करने से क्या होगा, ये कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा, तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट तो बड़ा सिंपल है। तो RA इंटू RB का जो प्रोडक्ट है हमारा क्या आ रहा है, G स्क्वायर आ रहा है, बाकी सब कैंसिल हो गए। और अगर एक बार डिवाइड कर ले तो डिवाइड करने से मेरे ख्याल से G कैंसिल होगा, और इस वाले पार्ट का RA बाई RB है ना, इस वाले पार्ट का स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो ठीक ही है, मेरे ख्याल से आंसर तो मिल ही गया, यहीं पे मिल गया, ऑप्शन बी राइट हो गया ना। तो ऑप्शन बी देख लेना, प्रोडक्ट और डिवाइड तो करना था, हो गया। तो ऑप्शन इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था, अगर तुम रिलेशन जानते हो तो डायरेक्टली बस लिखना था इसको, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 13 के बाद देखते हैं क्या है, तो इसका आंसर तो हो ही चुका है, छोड़ देते हैं बाकी का ऑप्शन। क्या आते हैं 14 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पे। 14 में क्वेश्चन किसका है, ये जरा देखा जाए। फिर से वही गैल्वेनोमीटर है, और रेजिस्टेंस दिया था कॉइल का 50, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा 4 पे, और इससे एक वोल्टमीटर बनाना है। अब वोल्टमीटर इज मेड यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर एंड 5 किलो ओम रेजिस्टर। ओके, हाई रेजिस्टेंस जो लगाते हैं उसका वैल्यू दिया था, मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है। तो जस्ट अभी प्रीवियस मैंने जस्ट अभी पीछे किया है, स्टिल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। जैसे देखो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, अपने साथ है तो कॉइल का रेजिस्टेंस लेके आया। चलो इस बार RG लिख देते हैं, कॉइल का रेजिस्टेंस RG मान लेते हैं, और इसके साथ एक सीरीज में क्या लगाना पड़ता था, हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता था। तो ये हाई रेजिस्टेंस ऐसे लगा लेना, और ये वाले पॉइंट का नाम क्या दिया है, ये वाले पॉइंट का नाम मान लो A, इसका मान लो B। नाउ फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए बताओ इसमें करंट जो फ्लो होगा उसको IG मान लेते हैं। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाता है, VAB दिस इज इक्वल टू व्हाट, IG RG प्लस क्या RH, ऐसे लिखते तो है। स्टार्ट किया जाए। पूछा यही जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे, VAB निकालना था। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितना फ्लो करना चाहिए, 4 मिली एम्पेयर। तो चलो 4/1000 ऐसे लिख लिया जाए, इनटू RG प्लस RH। RG कितना दिया था हमारा, कॉइल का रेजिस्टेंस दिया था 50 दिया था, और प्लस RH कितना दिया हमारा, तो RH हमारा 5 किलो ओम दिया है, 5000 दिया है। मेरे ख्याल से पता है कोई मतलब नहीं बनता है ये ऐड करने का, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो अगर इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया जाए मेरे ख्याल से ये 4 इंटू अगर लिखना भी है ऐसे 5050 बाई क्या 1000 ऐसे लिख भी लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ये डिवाइड करके कितना आने वाला है 5 आने वाला है और 5 4 जा कितना 20 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 मेरे ख्याल से 20 वोल्ट होना चाहिए, विल बी क्लोज टू 20 वोल्ट, इसलिए एक्जैक्टली नहीं दिया है। तो ये नियरली इक्वल टू कितना आएगा 20 वोल्ट आना चाहिए, 20 वोल्ट्स, इसलिए जहाँ पूछ के आसान आंसर दिया था। तो 20 वोल्ट यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। होपफुली क्लियर है, इजी क्वेश्चन था 14 वाला भी। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले तो बड़ा फेमस ग्राफ है, मैंने कितनी बार क्लास में बोला है तुम लोगों को, और ऐसे भी देख के याद आ गया हो जल्दी से। तो इलेक्ट्रोस्टैट में, ग्रेविटेशन में, मैग्नेटिज्म में सब जगह सब ग्राफ मिलते ही रहता है। ये ग्राफ किसका बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस रेडियस का। दो सॉलिड स्फीयर मान लीजिए, रेडियस वगैरह दे रखा था, मासेस दे रखा था। वैसे इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड 2 दिखा रखा है उसका ग्राफ। मेरे ख्याल से सॉलिड स्फीयर का समझ पा रहा है, ऐसे ही ग्राफ बनता था। मासेस का रेशियो पूछा गया तो कोई बात नहीं, फील्ड हम लोग जानते हैं, फील्ड कहीं निकाल लो। जैसे कुछ 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, सरफेस कहीं मान लो, सरफेस का देख रहे हैं 1 पे क्या है बताओ 2, और यहाँ पे बताओ 2 पे क्या है 3 है। तो क्यों ना सरफेस पे हम लोग मान लेते हैं, जानते हैं एट सरफेस। तो एट सरफेस याद होगा आर इक्वल टू क्या होता था, आर होता था, आर इक्वल टू आर। और ऐसे केस में सरफेस पे जो फील्ड का फार्मूला होता था भूले तो नहीं होगे, मगर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं माइनस GM बाई क्या आर स्क्वायर, और ये आर वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। बट हाँ अगर मैग्नीट्यूड से काम चल रहा है तो बस मैग्नीट्यूड ही वहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं सिंपली GM बाई क्या आर स्क्वायर ऐसे लिखा तो जा सकते हैं। तो मासेस का रेशियो पूछा और फील्ड का रेशियो, ये सब इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से मिल ही जाएगा। तो क्यों ना जल्दी से काम कर लिया जाए, यहाँ पे लिख देते हैं क्या E1 बाई E2 ऐसे करके लिख लिया जाए। चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ, तो लिख सकते हैं E1 कितना है हमारा, चलो लिख लिया जाए एक बार GM1 बाई क्या R1 का स्क्वायर। और सिमिलरली लिख सकते हैं E2 हमारा क्या हो जाएगा GM2 बाई क्या R2 का स्क्वायर। और मासेस का रेशियो चाहिए तो मेरे ख्याल से डिवाइड तो करना पड़ेगा, डिवाइड करने से G और G कैंसिल हो गया। मासेस का रेशियो आई थिंक मिल ही गया, तो मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ वैल्यू सारा। फील्ड का वैल्यू बताना कितना दिया था वहाँ पे। तो फर्स्ट केस में मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिखने जा रहा हूँ, देखते जाना। तो ये प्रोडक्ट कर लेना इधर लाके, और मासेस का रेशियो इजीली मिल जाएगा। बताओ फील्ड का वैल्यू कितना दिया फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में फील्ड का वैल्यू कितना दिया 2 दिया है, और उस समय रेडियस कितना था 1 था। जब रेडियस 1 था तो फील्ड कितना था 2 था। तो फील्ड का वैल्यू 2 दिया था, और ये रेडियस वाला पार्ट इधर लेके आ रहे हैं, तो रेडियस वहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर से बता रहा फील्ड सेकेंड केस में फील्ड 3 दिया और उस समय रेडियस क्या है 2 है। तो फील्ड बताओ कितना दिया 3 दिया, और उस समय रेडियस क्या था 2 था, तो 2 का स्क्वायर है। तो मिल गया हमारा मासेस का रेशियो M1 बाई क्या M2 ऐसे मिल तो गया। तो सिंप्लीफाई कर लेना, मेरे ख्याल से डायरेक्टली ऐसे ही समझ पा रहे हैं, 1 2 कैंसिल होगा, ये वाला 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया 1/6 आ गया। तो आंसर इसका 1/6 होना चाहिए था। तो 1/6 एक ऑप्शन है, हाँ है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। इजी क्वेश्चन है ना, अगर जानते हो ग्राफ वगैरह सब याद है तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 देखते हैं क्या दिया था। तो 16 अगर चेक किया जाए मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल्स कितना दिया था G दिया था। अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी दे रखा था अबाउट द एक्सिस थ्रू द पोल कितना ओमेगा दिया था। अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, उसी का एंगुलर स्पीड दिया है। वैसे किसमें एक ऑब्जेक्ट का बताओ वेट इक्वेटर पे कितना था। एन ऑब्जेक्ट इज वेट एट द इक्वेटर, एक बार उसको इक्वेटर पे इसका वेट लिया गया, एंड एट अ हाइट एच अबाउट द पोल बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। और दोनों जगह वेट क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। तो ऐसे किसमें हाइट एच का वैल्यू पूछा गया है, ये कुछ कंडीशन भी दे रखा है। पर ये सब अगर समझोगे ना मेरे ख्याल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। और देखो जैसे मान लेना ये अर्थ हो गया, तो अर्थ एज पर क्वेश्चन अर्थ हमारा अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है स्पिन कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है बताओ ओमेगा स्पीड से। ऐसे तो हम लोग जानते हैं रोटेशन की वजह से होता क्या था, पोल पे तो रोटेशन का कोई इफेक्ट होता ही नहीं याद होगा, और इक्वेटर पे मैक्सिमम इफेक्ट होता था। जैसे मैं बता रहा हूँ रोटेशन वाला फार्मूला, ये क्वेश्चन है इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मेरे ख्याल से रोटेशन का पहले इफेक्ट देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन का वाला फार्मूला याद होगा। रोटेशन का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या था बताऊँ, G डैश दिस इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर लैम्डा, है ना। तो ये फार्मूला सबको याद तो होना चाहिए, कॉस स्क्वायर लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हाइट का भी कंसिडरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे देखो ध्यान देना, लैम्डा यहाँ पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है, लैम्डा यहाँ पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता था, याद तो होगा सारा। तो ऐसे कैसे मान लो मैंने बोला था कि कोई आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है, ऐसे मान लो यहाँ पे खड़ा है, तो लैटिट्यूड एंगल इसका ये लैम्डा हो जाएगा। तो क्लियर सा बात है, अगर मान लो पोल पे चले जाते हैं, आदमी अगर पोल पे चला गया, लैम्डा 90 होगा, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो ये वाला पार्ट 0, यानी पोल पे तो रोटेशन का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, और इक्वेटर पे इसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है। ये सब याद होगा, मैं ऐसे ही बेकार में याद दिला रहा हूँ, सब कुछ तो पढ़े हुए हो। और फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो इस डिस्कशन में हम लोग ये सीखे थे कि पोल पे बताओ क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है देन व्हाट इक्वेटर। तो अगर ऐसा है तो बताओ दोनों जगह लॉजिकली वेट तो सेम नहीं होना चाहिए, बट क्वेश्चन बोल रहा है दोनों जगह वेट क्या है बताना, सेम है। दोनों जगह आदमी का वेट क्या है, उस दोनों जगह ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, सेम है। तो ऑब्जेक्ट का वेट दोनों अगर सेम है तो मेरे ख्याल से एक बार ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे इक्वेटर पे
इसका वेट क्या आ गया। लेकिन जब हम लोग पोल पे जा रहे हैं तो यहाँ वेट इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसीलिए इसको हाइट पे लेके चले गए हैं थोड़ा। अगर इसको थोड़े हाइट पे ले जाके इसका वेट अगर मेज़र करेंगे, इसका वेट मेज़र करेंगे, ये मान लो सर्टेन हाइट पे इसको लेके गए थे, तो वैसे केस में इसका वेट हाँ थोड़ा कम हो सकता है, बिकॉज हाइट की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। नाउ ज़्यादा सोचते नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एज पर क्वेश्चन, पोल पे और इक्वेटर पे दोनों जगह वेट सेम है, तो वेट सेम होने का मतलब क्लियर सा बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों जगह सेम होना पड़ेगा। और पोल पे हम लोग बॉडी को थोड़ी हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो ये लिख लेना हाइट एच पे हो पा रहा है ऐसा, है ना। ये कहाँ पे हो रहा है, हाइट एच हो पा रहा है ऐसा, ठीक है। फिर आते हैं इक्वेटर का बात किया जाए तो इक्वेटर का ये फार्मूला लगेगा, कोई हाइट वेट तो है नहीं वहाँ पे, ये डायरेक्टली रोटेशन वाला फार्मूला क्या लिखेंगे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इक्वेटर पे हमारा लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, cos 0 कितना, सिंपली 1 हो जाएगा, रहने दो, नहीं लिखते। इस साइड चले आते हैं। इस साइड बात करेंगे पोल पे, देखो तो पोल पे जो क्लियर सा बात है, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। तो अगर ये 90 होगा तो ये वाला पार्ट पूरा 0, तो सिंपली क्या बचेगा, जी बचेगा। लेकिन पोल पे हम लोग बॉडी को थोड़ा हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा हाइट पे लेके जाने का मतलब क्या, हाइट वाला फार्मूला लगेगा। और सिंस ये स्पेशल केस दे रखा था, ये वाला केस, तो हाइट वाला फार्मूला सबको याद है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2h/r होना तो चाहिए। वैसे केस में देखो इक्वेशन तो मिल गया हमारा, और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, रिजल्ट तो मिलना चाहिए। हमसे ये पूछा गया था हाइट h होगा क्या, तो लिखा जा सकता है 1 माइनस 2h/r। मैं g को जानबूझ के राइट साइड लेके जा रहा हूँ, तो g से डिवाइड करूँ 1, और ये लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r बाई क्या, g ऐसे लिख तो सकते हैं। यहाँ से देखो होगा क्या, 1 और 1 बाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। रिजल्ट कितना मिल रहा है, तो रिजल्ट हमारा मिल रहा है जो 2h/r, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाई क्या, g, ऐसा कुछ आ रहा है। और यहाँ से अगर हाइट हम लोग कैलकुलेट करें, तो हाइट हमारा निकलना चाहिए ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, और 2 नीचे चला आएगा तो 2g, ही राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, तो क्वेश्चन का ये राइट आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल सबने किया होगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में हुआ ही आई थिंक, देख लेना, तो क्वेश्चन का ऑप्शन ही राइट होना चाहिए। क्लियर हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नंबर 17 देखते हैं। नंबर 17 में हमारा है क्या, तो मेरे ख्याल से 2 स्टार का मासेस दे रखा था, 2 स्टार है, दोनों का मासेस सेम है, एंड एट अ डिस्टेंस इतना रखा गया था इन अ प्लेन। मैं फिर से पढ़ता हूँ, 2 स्टार का मास दिया था, दोनों का मास सेम था, और एट अ डिस्टेंस इतना रोटेट इन अ प्लेन अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ओके, तो क्वेश्चन तो क्या है समझ पा रहे हो, जैसे वो लोग हमारा मान लो बाइनरी स्टार सिस्टम वाला केस हो गया, लेकिन आइडेंटिकल मासेस, आइडेंटिकल स्टार है, तो ये ऐसा कुछ केस हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस r दिया था, इनका मासेस कितना दिया था, m और m ही दिया था, दोनों का मासेस सेम दिया था। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अपने कॉमन सेंटर के अबाउट, ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो कॉमन सेंटर ऑफ मास को O माना गया है, इसी के अबाउट ये गोल गोल तो घूमेंगे ड्यू टू, समझ पा रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में म्यूचुअल जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा दे रखा था। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस डबल स्टार सिस्टम, नहीं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, अ मेटेओराइट पासेस थ्रू O, कोई मेटेओराइट हमारा पास कर रहा है बताओ O से, तो वैसे केस में एंड मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, इस रोटेशन के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे आ रहा था मेटेओराइट। अब जब यहाँ से पास किया, तो जब पास किया तो हम लोग चाहते हैं वो स्केप कर जाए, इन दोनों के डबल स्टार सिस्टम के फील्ड से स्केप कर जाए, तो ऐसे केस में मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से स्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ से स्केप कराना है, समझ जाना है, स्केप कराना है, बाहर निकलना है, तो ये देखो प्लेन तो इसका परपेंडिकुलर है, समझ लेना बस, मतलब बाहर निकलना है इसको, ये जेड प्लेन में होगा, समझ लो, मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ कि जेड प्लेन में होगा, बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ऐसे। तो अगर ये बाहर निकलेगा तो कितने स्पीड से निकलेगा, तो कम से कम जो स्पीड इसको यहाँ प्रोवाइड करेंगे उसी को बोलते हैं क्या बताओ, एस्केप स्पीड। और जब भी किसी बॉडी को एस्केप स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए, 0, या एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। सिंस बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो उससे बस क्या काम करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स जो कि कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी तो कंजर्व होगा ही होगा, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से इजिली निकाला जा सकता है, कैसे लिखेंगे बताओ, तो यू इनिशियल प्लस यू फाइनल, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, और ये सब वही एस्केप वेलोसिटी हम लोग पढ़े क्लास में, वही सेम लॉजिक है। चलो ऐसे लिख लिया। अब बताना, मान लो बॉडी हमारे इनिशियली पॉइंट O पे था, तो जब पॉइंट O पे था तो इन बॉडी का मासेस दे रखा था, मेटेओराइट का मासेस दिया है क्या, मेटेओराइट का मास नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मान लो कुछ, ये मान लो एक मेटेओराइट है, इसका मास मान लो क्या, m दिया था। अब बताना, वैसे केस में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, दोनों स्टार की वजह से होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे, माइनस GM m, और देखा जाए तो इसके इन दोनों के सेंटर में कितना डिस्टेंस होगा, पूरा डिस्टेंस क्या r दिया था, तो ये दोनों के सेंटर में कितना डिस्टेंस होगा, r/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली दोनों आइडेंटिकल स्टार है, तो एक बार और पोटेंशियल एनर्जी दूसरे स्टार की वजह से कितना होगा, माइनस GMM बाई के r/2, डायरेक्टली भी लिख सकते थे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके। चलो प्लस का साइन देते हैं, यहाँ पे हमने स्पीड दिया था इनिशियली, तो इनिशियली स्पीड जो देंगे
उसी को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब ये थ्रो करने के बाद ये पार्टिकल जैसे जैसे दूर जाएगा, तो जैसे जैसे कोई भी चीज़ का हाइट इंक्रीज होता है, हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाता है, तो उसका स्पीड कम होते जाता है। सिंस हमने जस्ट मिनिमम स्पीड प्रोवाइड किया है, जैसे ही एस्केप करेगा फील्ड से, बताओ इसका फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, 0। और इन्फिनिटी पे जाने के बाद, एस्केप करने के बाद इन्फिनिटी पे जाने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर सा बात है। तो ये तो रूल ही होता है ना कि अगर कोई चीज़ को एस्केप कराना है तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जानते ही होगे, अब यहाँ फिगर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, समझ लेना। क्लियर है। वैसे इसमें सिंप्लीफाई करने से आंसर मिल जाना चाहिए। चाहो तो मासेस कॉमन लेके 0 कर लो, और चाहो तो ठीक है मासेस कॉमन लेके 0 ही कर लेना। तो मासेस कॉमन लेके 0 करेंगे, मास 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 तो चला गया, ऐसे मास गिवन नहीं था। रीअरेंज करेंगे, कितना मिल रहा है, इसी को पहले लिख लेता हूँ। ये मिल रहा था v²/2 मिल रहा था, और ये वाला पार्ट राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4gm/r, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो वैसे कैसा बताओ, v का वैल्यू कितना मिल गया हमारा। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, रूट ओवर क्या 8gm/r, ऐसा आना तो चाहिए था। ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो और मेहनत करना पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो मेरे ख्याल से सारा डाटा दे रखा था, वो सब्सटीट्यूट किया जाए। 8, चलो g का वैल्यू कितना दिया है, तो g का वैल्यू एज यूजुअल जो लेना होता है वही लेना है। 6.67 × 10⁻⁻11 मास दे रखा था, मैंने स्टार्टिंग में देखा था 3 × 10⁻31 है, तो 3 × 10⁻31 यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेना। और बात करते हैं r, तो r उनके बीच का सेंटर का डिस्टेंस ये भी दे रखा था, 2 × 10⁻11 दिया था, तो 2 × 10⁻11 ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करके देखते हैं। तो थोड़ा लॉजिक लगाओगे, मेरे ख्याल से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये अगर कैंसिल करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 3.33 आना चाहिए, 3.33 आना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, और 3.33 को 3 से मल्टीप्लाई करें ऑलमोस्ट 10 ही हो जाएगा, तो 10 ही मान लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ये 10 हो गया, तो अगर ये 10 हो गया तो इट इम्प्लाइज एस्केप वेलोसिटी जो आ रहा है हमारा, वो कितना आ रहा है, 8 रहने देते और पावर को सिंप्लीफाई करें। तो पावर को सिंप्लीफाई करने का मेरे ख्याल से ये ऊपर जाएगा, तो ये मासेस आई थिंक प्लस में होना चाहिए ना, इतना ये मास प्लस में होगा, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये प्लस में होना चाहिए। चलो ठीक है, अब देख लेना ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में से एक ये चला जाएगा, मतलब ये -22 तो क्या होगा -21, तो -21 और +31, मेरे ख्याल से 10⁻10 आ रहा है, तो ऐसा कुछ तो आ रहा है। अब इसी को फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें, मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देख लेना, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज में नहीं जाते हैं। तो यहाँ से जो एस्केप वेलोसिटी निकल के आ रहा है, बेटर है 80 ले लेते हैं, तो √80 और इंटू 10⁻9 होगा, तो उसको बाहर ले आएंगे तो क्या होगा, तो ठीक ही था, उसको बाहर क्यों लेना है, ये सही ऐसे ही रहने दो। चलो ये कितना लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, और ये लिख सकते हैं 10⁻10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10⁻10 को लिखा जा सकता है सिंपली 10⁻5 रूट से बाहर आएगा। तो इस तरह से देखा जाए 2√2, तो 2√2 हमारा कितना हो गया 1.4 मान लो, तो ये हो गया 2.8 हो गया, 2.8 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आ रहा है कुछ, ऐसा ऑप्शन है। तो हाँ है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इसका राइट होना चाहिए था, ऑप्शन ए। ठीक है, एक ऑप्शन है ऐसा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होगा, देख लेना, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, चेक कर लेना अपना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है तो 18 में चेक करोगे, मेरे ख्याल से एक पर्सन था जिसका मास m दिया था, स्टैंड्स इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस r रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द क्लॉथिंग इज म्यू। Minimum rotational speed of the cylinder which enables the person to remain stuck to the wall when the floor is suddenly removed. Floor को suddenly remove कर रहे हैं, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शंस वगैरह क्या दिया था 18 का। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन दिया था। तो ये क्वेश्चन इजी है, सब भी फेमस ही क्वेश्चन है, देख लेना ऐसे ही। क्वेश्चन पढ़ के मेरे ख्याल से कंडीशन समझ तो आ रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कंडीशन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वॉल है, ध्यान देना, ऐसा एक सिलेंड्रिकल वॉल है, सॉरी सिलेंड्रिकल ड्रम पहले मान लो, सिलेंड्रिकल ड्रम है। तो ये सिलेंड्रिकल ड्रम है और ये अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो इसका एक्सेस मान लो ये इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था ऐसा। ठीक है, एक छोटा सा भी ड्रॉ कर लेते हैं सिलेंडर को समझाने के लिए। जैसे मान लो ऐसा होगा सिचुएशन, ये सिलेंड्रिकल ड्रम था और अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा था, एक आदमी यहाँ पे खड़ा था, मान लो ऐसे ऐसे खड़ा था, वॉल पे पूरा कॉन्टेक्ट बना के खड़ा था, ऐसे चिपक के खड़ा था वॉल में। नाउ फाइनली ये रोटेट कर रहा था और सडनली अगर ये फ्लोर इसके नीचे से रिमूव कर दिया तो ये आदमी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरना चाहिए। लेकिन बोल रहा है क्या, द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर विच इनेबल्स द पर्सन टू रिमेन स्टक टू द वॉल, स्टक होना चाहिए, मतलब नीचे नहीं गिरना चाहिए, व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव्ड। तो इसको समझने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। यहीं पे दिखा सकते हो, या फिर मैं ऐसा एक सपोर्ट दे देता हूँ, इसको ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा मान लेना आदमी कहीं यहाँ पे खड़ा था ऐसे, या चलो सेम सिचुएशन यही प्लॉट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस फिगर को हटाते हैं, ये रेफरेंस के लिए बता रहे थे, ऐसे ही समझना था क्या था। अब चलो स्टार्ट किया जाए। तो वो पर्सन जो था मेरे ख्याल से यहाँ पे खड़ा था, मान लो ऐसे खड़ा था और ये फ्लोर है,
तो ये फ्लोर के सारे खड़ा थे ऐसे। नाउ ऐसे केस में अगर देखा जाए तो ये हमारा ड्रम सिंस रिवॉल्व कर रहा है, तो ये ड्रम रिवॉल्व कर रहा है इसलिए पता है ये मैन लगातार वॉल के कांटेक्ट में होगा, है ना। ड्यू टू बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल या स्यूडो फोर्स कंसिडर कर सकते हो। तो उसको समझने के लिए मैं एक काम करूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो चेक करना। सबसे पहले देखो मैन का खुद का वेट कहाँ काम करना चाहिए, नीचे mg। इसका देखो बेटर रहेगा सर्कुलर फ्रेम से ही बनाते हैं। तो सिंस ये ड्रम रिवॉल्व कर रहा है, ये मैन भी क्या कर रहा है, इसके साथ साथ गोल गोल घूम रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड सेंटर होगा। तो बेटर है सर्कुलर फ्रेम से ही बनाते हैं। सर्कुलर फ्रेम यानी मैन के फ्रेम से ही सोचते हैं। तो सर्कुलर फ्रेम से बनाएंगे तो सिंस सर्कुलर फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम, तो बॉडी पे क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स, बाहर के डायरेक्शन में ऐसे स्यूडो फोर्स लगा सकते हैं। और ये जो स्यूडो फोर्स है मैं FP ऐसे लिख देता हूँ। स्यूडो फोर्स का वैल्यू वहाँ नहीं, स्यूडो फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हो। ये जो वैल्यू होगा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के टर्म्स में लिख लेना, m ओमेगा स्क्वायर r लिखा जा सकता है ऐसा। नाउ ये सेंस फोर्स लगा रहा है बताओ वॉल पे बाहर के डायरेक्शन में, बताओ वॉल इस पे एक रिएक्शन लगाएगा, तो वॉल जो रिएक्शन लगाएगा ऐसे दिखा सकते हैं, ये रिएक्शन ऐसे लगेगा। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लोर को सडनली रिमूव कर दे तो मैन कहाँ गिरना चाहेगा, नीचे। तो मैन का टेंडेंसी है नीचे जाने का। तो बताओ ऐसे केस में बताओ ये वॉल के पूरे कॉन्टेक्ट में तो है, तो वॉल इस पर क्या लगाएगा, बताओ फ्रिक्शन लगाएगा ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में। ये समझ लेना, ये फ्रिक्शन ऐसे ऊपर लगने वाले हैं। क्लियर है। ये सब डेथ वेल वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। ओके, तो अगर ये केस है हमारा, अगर हम चाहते हैं कि ये आदमी नीचे ना गिरे, तो देखो नीचे अगर काफ़ी ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएगा तो देखो फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू तो होता है ना, उसको क्रॉस नहीं करना है। आप लोग को समझ पा रहे हो, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, लिमिटिंग वैल्यू होता है, उसको क्रॉस नहीं करना है। मतलब फ्रिक्शन अगर इसको नीचे गिरने से कौन बचाएगा, फ्रिक्शन ही बचाएगा। तो ये इस पे डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, वेट फ्रिक्शन पे डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। यानी मैं समझाना बस इतना चाह रहा हूँ, फ्रिक्शन हमारा ग्रेटर होना चाहिए देन व्हाट, ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए बताओ क्या, mg, तभी मैन नीचे नहीं गिरेगा। क्लियर है सबको। और इसके बाद तो देख लो फ्रिक्शन चाहिए तो फ्रिक्शन का फार्मूला लोग जानते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, बस भी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, mg होगा। वैसे कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन का बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ देखो mg मत लिख देना, नॉर्मल रिएक्शन बताओ किसके बराबर है, इस वाले डायरेक्शन में कोई मोशन होना नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे किसके बराबर है, स्यूडो फोर्स के बराबर है। और स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना है, m ओमेगा स्क्वायर r, मैंने वहाँ लिख रखा था। ओके नेक्स्ट म्यू, तो क्या लिख सकते हैं बताना, m ओमेगा स्क्वायर r लिखा जा सकता है, मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, mg लिख सकते हैं। यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, मास वाला टर्म कैंसिल हो गया। और अगर मास कैंसिल हो गया, पूछा क्या था, कम से कम कितने स्पीड से रिवॉल्व करना रोटेट करना पड़ेगा इसको। तो मेरे ख्याल से ओमेगा यहाँ से मिल रहा है, ओमेगा हमारा मिल गया ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, g बाई क्या, म्यू आर ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो कम से कम ये स्पीड होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। सब तो डायरेक्ट रिजल्ट भी है, ध्यान भी होता है। डेथ वेल वाला केस है ना, वो मोटरसाइकिलिस्ट जो इसमें घूमता है गोल गोल, वो भी सेम ही था। तो कम से कम ये स्पीड रखना पड़ेगा या फिर इससे ज़्यादा ही स्पीड रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ऐसा दे रखा है, देख लेते हैं। तो है तो कुछ ऑप्शन ऐसा, मेरे ख्याल से ऑप्शन इसका ए राइट होगा, है ना, ऑप्शन ए राइट होगा। सर देख पा रहे हो सब लोग, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम लोग चेक करेंगे तो 19 देखो बड़ा, ये R 2R का इनफाइनाइट सीरीज़ है। ये इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। इनफाइनाइट लैडर बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा सा ट्रिक तो किया है क्वेश्चन। ये R पहले दिया था, बाद में 2R का रिपीटेशन है। तो पता है ये एक पार्ट पे तो नहीं होगा, इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। पहले पता है ये R वाला पार्ट भूल जाओ, बस 2R वाला पार्ट देखो, 2R वाला पार्ट देखो। तो 2R का रिपीटेशन है। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ जूम कर लेना P और Q। मैं पता है RR वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ, पहले 2R वाला पार्ट ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे देखो एक रेजिस्टर यहाँ लगा है और एक साइड यहाँ लगा है, ऐसे लगा था। ठीक है, तो ये वाला 2R वाला पार्ट को पहले सिंप्लीफाई किया जाए, ये 2R और ये 2R। ठीक है, ना ये 2R का रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने मन से मान लूँ P और Q, मुझे लग रहा है थोड़ा लिखना ही पड़ेगा कुछ, ये P और Q। ठीक है, इसको मत देखना, यहाँ मैंने जूम कर लिया, बताओ क्या P और Q। और ये 2R का मल्टीपल रिपीटेशन हो रहा है। तो पता है अगर एक यूनिट हटा भी ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। ये 2R का एक यूनिट यहाँ से तोड़ के अलग भी कर ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टिल बताओ 2R का इनफाइनाइट रिपीटेशन है, सर्किट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सर्किट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ड्रॉ करने का नीड तो नहीं है, स्टिल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो 2R का रिपीटेशन होते ही जा रहा है, तो ये सर्किट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये चलते ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी फिर से पता है, ये एक यूनिट अगर मैं सेपरेट भी कर लूँ इसमें से, तो ये 2R अगेन ये 2R, फिर से ये 2R, फिर से ये 2R, इसका रिपीटेशन होते ही चला जा रहा है। तो सब क्लास में डिस्कस हुआ है। तो ऐसे कैसा बताओ, फिर से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं P और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं Q, बिकॉज एक एक यूनिट हटा भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर्किट को। तो मैं बस समझाना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ
कि इस पूरे काम लोग को निकालना पड़ेगा। पहले इक्विवेलेंट इस वाले पार्ट का पहले निकाल लिया जाए, फाइनल का तो बाद में निकलेगा, पहले इस वाले पार्ट का निकाला जाए। तो इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, कुछ अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये जो पार्ट हमने लिया है पी क्यू, इसका मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट सर्किट पी क्यू, इसको कुछ अज्यूम कर लो, नहीं पता एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेना, ठीक है। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस मिल गया, एक्स मिल गया। अब देखो ये तो एक्चुअली यहाँ और यहाँ कनेक्शन था, अगर वो पूरे सर्किट को बनाना है, इसको थोड़ा इस साइड लिखते हैं। तो ये 2R ऐसे ही रहने दो, और ये दोनों यहाँ और यहाँ कनेक्टेड था, तो ये पूरे का मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लिया, एक्स मान लिया। तो यहाँ पे करो एक एक्स लगा देना ऐसे, ये वाला एक्स हो गया। अब बना उसको भूल जाना। अब ये वाले सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करना तो बड़ा आसान है। अगर इस केस में देखा जाए आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पी क्यू चाहिए, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पी क्यू चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये तो निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा बताओ, इन दोनों का कैसा कनेक्शन है, पैरेलल, और इन दोनों का सीरीज़। पैरेलल वाला पार्ट पहले सॉल्व किया जाए, बताओ क्या होगा, 2R x अपॉन क्या, 2R प्लस एक्स। मैंने R1 R2 वाला फार्मूला लगा दिया, और ये इसके साथ सीरीज़ कनेक्शन में, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 2R, R1 R2 R1 प्लस R2 वाला लगा दिया था, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट हमने कितना माना है, x माना था ना, तो चलो ये x लिख लिया जाए, ये x, और इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई अगर करेंगे कितना मिलना चाहिए, तो 2R प्लस एक्स, और ऊपर में क्या मिलेगा, 2RX प्लस 4R स्क्वायर, और प्लस कितना मिल रहा है, 2RX मिल रहा है, 2RX ऐसा निकल के आ रहा है। तो वैसे केस में देखा जाए थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और अच्छे से लिख लिया जाए, 2RX प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, एक 2RX कैंसिल ही होने वाला है, इसलिए इसी फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। तो 2RX प्लस 4R स्क्वायर और प्लस 2RX लिख तो सकते हैं सब। यहाँ से देखो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और जो रिजल्ट जो मिल रहा था मैं इसको नेक्स्ट पेज में कैरी करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2RX प्लस 4X स्क्वायर, ठीक है, इसको ध्यान रखा जाए। तो ये मिल रहा था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2RX माइनस 4R स्क्वायर, ये 0 आ रहा है, एक बार चेक किया जाए ऐसा था या नहीं, माइनस 2RX माइनस 4R स्क्वायर, ठीक ही है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यहाँ पे, और बनता ही है जनरली ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पॉसिबल है क्या, तो शायद मुझे मुश्किल लग रहा, नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो बेटर है वही माइनस वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं बाई 2a। और अगर ये फार्मूला यूज़ किया जाए तो देखा जाए क्या मिलना चाहिए, एक्स माइनस बी, बताओ माइनस बी का मतलब कितना हो गया, तो कोफिशिएंट देख लो, सिंपली लिखेंगे क्या, 2R लिखेंगे, प्लस माइनस देखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया हमारा, 4R स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 4AC, तो माइनस 4AC माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 4R स्क्वायर। चलो ठीक है, नीचे देखा जाए, नीचे क्या लिख सकते हैं, 2a, तो सिंपली 2 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा, और ये कितना आ गया, 4 4 16 प्लस 4 20, तो 20 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2√5। तो अगर मैं 2 कॉमन ही ले लूँ, या रहने दो ऐसे ही 2, और इसको लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं इंटू R एन अपॉन के 2 ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो 2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो देखो माइनस तो लेंगे नहीं, बिकॉज रेजिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं है, तो x का वैल्यू लेना क्या चाहिए, R प्लस √5R ऐसा आ गया। तो ये हमारा चलो x का वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है, ये x का वैल्यू निकल के आ गया। लेकिन अभी भी आंसर नहीं मिला है, ठीक है, आंसर नहीं मिला, बिकॉज अभी तो हमने बस इतने पार्ट का सॉल्यूशन किया, इतने पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, समझ पा रहे हो, अभी बस इतने पार्ट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हम लोग, ये निकल गया। लेकिन अभी हमारा काम बाकी, हमारा मेन जो कनेक्शन था, मेन जो सर्किट था ये था, ए भी था, पी क्यू नहीं था। तो मेन सर्किट जो था उसको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत बाकी है। ये वाला R दिया था, और ये वाला कितना दिया है, ये फिर से R ही दिया है। और जो पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस था हमने निकाला है कितना, x निकाला है, चाहो तो x इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना, बाकी का तो निकाल ही लिया था, x इसके साथ निकाल लेना, और यहाँ पे क्या है a, और यहाँ पे क्या है b। अब देखो फिर से कोई ज़्यादा नया स्टेप नहीं लेना है, ऐसे खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, मैंने बता तो दिया ऑलमोस्ट। इस पूरे पार्ट का x था, तो x हमारे यहाँ पे कनेक्टेड था, यहाँ पे कर लेना। वैसे इसमें देखो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB अगर निकालेंगे, फिर से एक बार मैनेज करते हैं थोड़ा सा, क्या मिलेगा बोलो तो, इन दोनों का पैरेलल है, क्या लिखोगे, RX अपॉन क्या, R प्लस एक्स, और इन दोनों का सीरीज़ क्या लिखोगे, और R ऐड करना पड़ेगा। नीचे आते हैं, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, ये तो निकालना है टारगेट, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा अल्टीमेट एम है, ये निकालना है। RHS वाले साइड में चलते हैं, तो RX, अगर मैं x का वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ से देखो R एक कॉमन भी लिया जा सकता है। मैं काम करूँ डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, R कॉमन लेके x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं 1 प्लस √5, अगर मैंने करेक्ट लिखा है देख लेना। नीचे आते हैं, R प्लस एक्स, तो फिर से यहाँ पे काम करें, R कॉमन ले लेते हैं, तो R कॉमन लेंगे, या लिख लो ऐसे ही, चलो ठीक है, R कॉमन ले लेंगे, तो मेरे ख्याल से मिलेगा R प्लस एक्स है ना, मेरे ख्याल से आ रहा है 2 प्लस √5 आ रहा है,
2+√5 और यहाँ पे प्लस से क्या प्रेजेंट है, r प्रेजेंट है। इतना करने के बाद मेरे ख्याल से ये r वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ भी कर सकते थे, rx छोड़ो, जो लिख दिया सो लिख दिया। ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे ख्याल से ये ऊपर जाएगा, तो फिर से r कॉमन ले लेना, r इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, मेरे ख्याल से आंसर आ गया हमारा, है ना, ऑलमोस्ट हो गया। तो अगर यहाँ से r मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर वाले पार्ट में क्या बच रहा है, 1+√5 और ये पूरा ऊपर जाएगा, तो क्या 2+√5, नीचे क्या हमारा 2+√5, रहने देते इतना ही। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए और इसी फॉर्म में दिया भी है सारा आंसर, देख लेना। तो राइट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, हमने अगर सब ठीक ठाक से किया है तो ठीक ही आना चाहिए था। यहाँ पे 2+√5 लिखना चाहिए था, मुझे ये मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, ये स्लाइटली मिस्टेक हो रहा था, इसको ठीक से करेक्शन किया जाए। जब हम लोग यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट ऊपर जाएगा, तो 2+√5 होना चाहिए था, 2+√5 ये होना चाहिए था, अभी सही है शायद। अब देखते हैं, मिला के देखते हैं कौन सा आंसर सही निकल रहा है। 3+2√5 एंड 2+√5 इनटू r, ये राइट आंसर होता है, तो ऑप्शन डी सही था, ऑप्शन डी सही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अच्छे से देख लो, मिला लो। तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इक्का दुक्का क्वेश्चन लेंदी है, बाकी तो सब ठीक ठाक ही था, ये मेरे ख्याल से हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर चेक किया जाए, मेरे ख्याल से हमारा एक टॉर्च का बैटरी दिया था जिसका लेंथ L दिया था, और इज टू बी मेड ऑफ ए थिन सिलेंड्रिकल बार ऑफ रेडियस व्हाट A, ये रेडियस A, एंड ए कॉन्सेंट्रिक थिन सिलेंड्रिकल सेल, ऐसी बैटरी बनाते हुए जिसका रेडियस कितना दिया था, B दिया था। इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया जिसका रेजिस्टिविटी रो दिया था। बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग किसी रेजिस्टेंस R से, और मैक्सिमम जूल हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए। तो देखो मैक्सिमम जूल हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर। तो ये तो जानते हो मैक्सिमम पावर थ्योरम, ऐसे कैसा बताओ, सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से R का वैल्यू बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर ही होना चाहिए, है ना। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ऐसे कैसा बस बैटरी का रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए, स्मॉलर काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखो सिलेंड्रिकल बैटरी है और सिलेंडर का रेजिस्टेंस या स्फीयर का रेजिस्टेंस निकालना हम लोग सीखे हैं, तो यहाँ पे चेक किया जाए। जैसे मान लो ये वाला एक बाहर वाला कोटिंग हो गया पहले, और अंदर में क्या एक सिलेंड्रिकल रॉड जैसा कुछ है, जैसे मान लेना ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, क्लियर है। अब ऐसे केस में करंट ऐसे ही फ्लो करने वाला है, ये हायर पे और एक इस पे लोअर पे, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। तो इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस अगर चाहिए हम लोग को, तो सारा डाटा वहाँ दे तो रखा ही है, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। ये वाला पार्ट कितना है, A है, और ये वाला पार्ट कितना है बता दूँ, B है, और ये वाला लेंथ कितना दिया था, शायद क्वेश्चन में स्मॉल l ही दिया था। वैसे किस में करना क्या, रेजिस्टेंस चाहिए, तो प्रॉब्लम पर है क्या, यहाँ देखो अगर एरिया का बात करेंगे, जैसे करंट हमारा ऐसे फ्लो होने वाला है, तो ये जो सिलेंडर के एरिया का बात करेंगे, तो ये सिलेंडर का एरिया कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे हम लोग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे सिलेंडर का एरिया बढ़ते जाएगा, बिकॉज रेडियस बढ़ रहा है। तो वैसे किस में देखो इंटीग्रेट किए बिना काम तो चलेगा नहीं, अगर इसका रेजिस्टेंस वगैरह निकालना है तो। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, रो L/A होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये एरिया बढ़ते जाएगा, बिकॉज एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया पे इमेजिन करो, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे कम है, बट जैसे जैसे बाहर जा रहे कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वैसे कि इसमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का वही रूल है कि पहले एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए। तो ये मान लेना एक्सेस, हमारा सारा डिस्टेंस एक्सेस से मेजर करेंगे, एक्सेस से रैंडम डिस्टेंस पे चले जाएंगे x, और एक छोटा सा स्मॉल थिकनेस dx का एक एलिमेंट हम लोग कंसिडर करने वाले ऐसे। तो वैसे केस में ये अगर एलिमेंट है हमारा सिलेंड्रिकल एलिमेंट, यहाँ पे लेना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऐसे लेना तो पड़ेगा। तो ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे, ये सारा काम क्लास में हो चुका है, मैं चाहता था डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता था, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट हो गया, तो ऐसे केस में सबसे पहले बस एलिमेंटल सेक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। और अगर इस एलिमेंटल सेक्शन का रेजिस्टेंस चाहिए, तो छोटे से एलिमेंटल सेक्शन के छोटा सा रेजिस्टेंस dr लिखेंगे, रो2 कांस्टेंट ही रहेगा। थिकनेस का बात करेंगे, मतलब लेंथ का बात करेंगे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये होगा, मैं इंडिकेट कर ही देता हूँ। तो ऐसे कैसे देखो सेल के थ्रू करंट हमारा ऐसे पास करने वाला है, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ध्यान देना ये थोड़ा, बिकॉज ये हमारा अंदर वाला हायर पोटेंशियल पे होता है और ये वाला किस पे होता है, लोअर पे, ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट अगर आगे ध्यान दिया जाए, तो मतलब सर्किट पे देखा रहा तो करंट बाहर से आके अंदर ऐसे फ्लो करेगा, इंटरनल मतलब इसको रहने ही दो, मतलब प्लस को कनेक्ट करेंगे और माइनस को कनेक्ट करेंगे, इसके क्रॉस बल्ब लगाएंगे, ऐसे मान लेना, इसके क्रॉस अगर ऐसे बल्ब लगाते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा था। तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, करंट एक्चुअली इधर फ्लो होना चाहिए, इधर फ्लो होना चाहिए, ऐसे नहीं फ्लो होना चाहिए। बट हाँ समझ तो पा रहे हो कि करंट का डायरेक्शन कुछ इसके लॉन्ग ही होगा, रेडियली आउटवर्ड। मैं ये अल्टीमेटली समझाना चाहता हूँ, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ही होना चाहिए, वो ध्यान देना थोड़ा सा। रेडियली इनवर्ड होना चाहिए यहाँ पे, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। अब चलो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते, यहाँ पे आराम से देख लेते हैं, यहाँ पे चेक किया जाए। तो मैं समझा ये रहा था कि रेजिस्टेंस अगर निकालना है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा चेक करना। रो L/A,
तो लेंथ का काम कौन कर रहा है हमारा, dx कर रहा है, dx लिख लेना है यहाँ पे। और बताओ एरिया का काम कौन कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 पाई कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा है, 2 पाई x, ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस इनटू व्हाट, l। अब इसको ठीक से देखा रहा है तो dr हमारा क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है रख लेते हैं बाहर, रो बाई क्या 2 पाई हो गया, 2 पाई l, और रह रहा है क्या बस dx बाई क्या x। और इसको इंटीग्रेट बस करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे प्रॉपर लिमिट लेके। तो प्रॉपर लिमिट लेके अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है, प्रॉपर लिमिट लेके इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, a से b तक करना पड़ेगा। तो इसको a से b तक हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है, a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से सिंपल ही है, इस वाले पार्ट में तो टोटल रेजिस्टेंस मुझे लिखना चाहिए था, तो ये 0 से लेकर कहाँ तक, r तक इंटीग्रेट करना था। तो ये 0 से लेकर r हमारा टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा बैटरी का। तो ये जो मिला हमारा, ये मिल रहा है रो 2 पाई l, और क्या लिख सकते हैं ln, डायरेक्ट लिमिट पुट कर लेते हैं, b बाई ए मिलेगा, ln b बाई ए। तो ये हमारा मिला टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिला, है ना, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिला, बैटरी का रेजिस्टेंस मिला। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल को अगर r भी लिखना था तो r लिखते तो ज़्यादा बेटर होता, ये r ही लिख लो। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मिला, r मिला। नाउ अकॉर्डिंगली हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम रेट से हमारा जूल इफेक्टिंग, मतलब जूल हीटिंग इफेक्ट हो, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम वाला कंडीशन वैलिड होगा। तो ऐसे केस में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी ये राइट आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन है या नहीं। तो पहला नहीं, दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला करेक्ट है ना, रो बाई 2 पाई l, और क्या होगा ln b बाई ए। तो मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, देख लेना, है ना, ऑप्शन बी होता है इसका, ऑप्शन बी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे करंट का थोड़ा डायरेक्शन में दिखाई देता हूँ, करंट हमारा ऐसे फ्लो होने वाला है ना, ऐसे कुछ ऐसे फ्लो होने वाला है, इसलिए ड्रॉ कर रहे थे, करंट हमारा ऐसे फ्लो होता है। तो चलो ठीक है, अगर ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, चेक करना। क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, चाहते तो एक मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर रेजिस्टेंस का फार्मूला डायरेक्टली याद था सिलेंडर वाले केस में, तो ये फार्मूला याद था, यही आंसर हो जाता, सीधे टिक कर लेते डायरेक्ट ऐसे। ये कंडीशन याद था और ये फार्मूला याद था, सीधे डायरेक्ट टिक कर सकते थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्या हमारा, अब देखो इंटीजर वाला स्टार्ट हो गया, यहाँ से इंटीजर वाला क्वेश्चन देखा जाए। तो इंटीजर वाले क्वेश्चन में पहले 21, तो 21 अगर सर्किट देखोगे तो मेरे ख्याल से सर्किट सिंपल सर्किट है, ठीक से देखा रहा तो काफ़ी सिंपल सर्किट है। इसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे ऑब्जर्व कर लूँ। बताओ ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। सीरीज़ में 3 और 3 क्या है, 6, और 6 और 6 के साथ पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये पूरा 3 हो गया। अगेन बताओ 3 और 3 कैसा है, बताओ सीरीज़ में 6 हो जाएगा, और 6 और 6 पैरेलल में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से 3 और 3 क्या, 6, और 6 और 6 बताओ 3, और फिर से 3 और 3 क्या, 6, और 6 और 6 क्या हो जाएगा, 3। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए बताओ, 3 होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना होगा, क्रॉस ए बी 3m होना चाहिए, ठीक है। बस सीरीज पैरेलल का खेल था, मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट करते ही काफ़ी जल्दी हो जाता है। ए बी के क्रॉस पूछा गया, 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6, 6 और 6 क्या 3, यही पैटर्न चलते जा रहा है। 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6, 6 और 6 क्या 3 ऑन राइट होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ना, ये किसी ने छोड़ा नहीं होगा फुली, तो इसका राइट ऑप्शन आंसर 3 होता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया कि इलेक्ट्रिक बल्ब है और जिसका रेटेड पावर दिया था, रेटेड वोल्टेज भी दिया था, सर्किट में यूज़ कर रहे हैं, और सप्लाई कितना दे रही है, 200 दे रही है। देखो रेटिंग था 100 लेकिन सप्लाई दे रही है 200, ऐसे में तो फ्यूज़ हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए बताओ रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज सो दैट द बल्ब विल डिलीवर द सेम पावर, जो पावर रेटिंग है वो डिलीवर करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं सर्किट एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मान लो ये सप्लाई, हमने सप्लाई कितना कर दिया है, तो हमने सप्लाई किया है 200 वोल्ट किया था, और ऐसे केस में यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब का रेटेड पावर दिया था शायद 200 वाट, और इस बल्ब का जो रेटेड वोल्टेज है वो दिया था हमारा कितना, 100 दिया था, 100 वोल्ट्स। तो 100 वोल्ट्स पे बल्ब अच्छे से काम करेगा, और हर एक बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसका रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ऐसे लिख लेते हैं, आर बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर 200 डायरेक्ट लगा दोगे ख़राब हो जाएगा, डिज़ाइन ही नहीं है, डिज़ाइन है 100 पे काम करने के लिए, 200 लगाओगे ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे किस में देख पा रहे हो, इसके क्रॉस 100 होना चाहिए, हमारा कॉमन सेंस बता रहे हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 100 वोल्ट्स होना तो चाहिए था। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली एक आइडेंटिकल रेजिस्टर यहाँ लगाने से काम हो जाएगा। बल्ब के जैसे ही रेजिस्टर के यहाँ लगा दूँ 100 इसके क्रॉस, तो 100 इसके क्रॉस होगा, बिकॉज अप्लाई कितना कर रहे थे 200, तो 100 इसके क्रॉस लगाना पड़ेगा ऐसा। क्लियर है? तो सीरीज में अप्लाइड पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब होना चाहिए था। और बल्ब का रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से जानते हो क्या होगा, वी आर स्क्वायर एंड अपॉन क्या, पी आर। रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज को देख के बताया जा सकता है कि कितना दिया था, 100 दिया था, 2 बार 100 लिख लो, स्क्वायर है, और नीचे लिख लो, पता है क्या 200 लिख लो। मेरे ख्याल से 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 100/2 कितना आ गया, 50 ओम आ गया। 50 ओम राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया?
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया। 50 ओम राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। नंबर 23। तो 23 अगर पढ़ोगे, मैं पढ़ लेता हूँ, तुम लोग भी पढ़ लिए होगे क्वेश्चन। तो ड्रिफ्ट स्पीड पूछा गया, करंट वरेंट दे रखा है, तो मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD, ये यूज़ करो, क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। तो बस ये यूज़ कर लेना। आई अपॉन क्या लिख सकते हो, NEA। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। करंट हमारा कितना दिया था, करंट 3.2 दिया था। तो चलो 3.2 एम्पेयर दिया था। नीचे देखा जाए नंबर डेंसिटी काफ़ी हाई, 8 × 10⁻28, काफ़ी ज़्यादा होता भी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। इनटू देखा जाए तो हमारा ई तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, उसके लिए क्या वेट करना, 1.6 × 10⁻−19 लिख सकते हैं। और एक क्वांटिटी और, एरिया कुछ दिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्टली दिया था, मेहनत भी नहीं करना है। 2 × 10⁻⁻6 दे रखा है, ठीक ठाक लिखा है मैंने, हो गया। सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है, चेक कर लेना। अब सॉल्व किया जाए, देखो सॉल्यूशन कितना ईजी है। मेरे ख्याल से कितने बार में कैंसिल हो गया, ये 16 2 टाइम्स डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है ना। ओके, ये 2 टाइम्स में डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, और ये 2 और 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, है ना। ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। तो ऐसे किसमें कितना आ गया हमारा, पावर्स वगैरह थोड़ा मिला लिया जाए, तो ये 25 है, 3 बचेगा। तो मेरे ख्याल से आ रहा है 1/8 × 10⁻³ आ रहा है, ऐसा आ रहा है। और ऐसा आ रहा है तो मेरे ख्याल से आंसर देखा जाए 10⁻⁻6 के फॉर्म में, तो बेटर है ऊपर नीचे 10⁻³ और 10⁻³ डिवाइड कर लेना। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल है, ये आ गया 1000/8। 1000/8 कितना होता है, 125 होता है, इंटू 10⁻⁻6 आठ हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन क्या हो गया, 125 होना चाहिए इस क्वेश्चन का, है ना। 125 इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 था, देख लेना, वो फुली क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। 24 अगर चेक किया जाए तो मेरे ख्याल से बॉडी का मास दे रखा था, और बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दे रखा था। पूछा जा रहा है फर्स्ट 2 सेकेंड्स का वर्क कितना होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन लिख लिया था। S = T³/3 लिखा था। S = क्या लिखा है, T³/3 लिखा था। वैसे कि इसमें ये इन्फॉर्मेशन देख के देखो, फोर्स तो पहले निकालना पड़ेगा ना, वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो फोर्स निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन निकाला जाए। वेलोसिटी कितना लिख सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर लेना, ds/dt करोगे तो कितना आ गया वेलोसिटी, डायरेक्ट लिख दूँ, तो ये आ गया हमारा t² आ गया। और एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेना तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, dv/dt। तो ये हमारा कितना आ गया बताओ, 2t आ गया। और अगर ये मिल गया हमारा तो फोर्स तो मिल ही जाएगा। बताओ फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मेरे ख्याल से मास कितना दिया था क्वेश्चन में, 2 दिया था, तो 2 × 2t दैट इज़ व्हाट 4t आ गया। तो ये फोर्स लग रहा है बॉडी पे, और देख पा रहे हो फोर्स हमारा कैसा आ रहा है, कांस्टेंट या वेरिएबल है। मेरे ख्याल से वेरिएबल फोर्स है ना। तो ये हमारा एक वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के केस में करना क्या होता है, समझ पा रहे हो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा वर्क निकालने के लिए। तो वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, F/dx ऐसे लिख तो सकते हैं। अब इंटीग्रेट हम लोग जब करेंगे तो फोर्स तो चलो लिख लिया जाए। फोर्स हमने कितना निकाला है, 40 निकाला है, 40 लिख लेते हैं। और रहा जाए डिस्प्लेसमेंट, अगर ये dx पुट करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा थोड़ा, है ना, बिकॉज दोनों वेरिएबल आ जाएंगे। तो ds ही लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, ज़्यादा बेटर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये ds। अब देखो ds के लिए करेंगे क्या हम लोग, तो ds हम लोग चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा था रिलेशन, यहाँ से देखो ds डायरेक्टली लिख सकते हैं टाइम के फॉर्म में। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, t²dt। तो यहाँ लिख लेना t²dt लिख लेना। और कब से कब पूछा गया, फर्स्ट 2 सेकंड्स में, यानी 0 से 2 सेकंड्स में पूछा गया था। यहाँ से देखो 4 बाहर आ गया, ये t³ पहले से, तो t⁴/4 यानी 2⁴ लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। अब सही है, तो मेरे ख्याल से ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। राइट आंसर कितना मिल गया वर्क का, बिकॉज इंटीजर टाइप था, इंटीजर ही आएगा, 16 जूल होगा राइट आंसर, 16। तो मेरे ख्याल से ईजी क्वेश्चन था, 16 जूल राइट आंसर हो गया, ईजी है। चलो ये 24 था, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलो ये 25 देख लिया जाए। तो 25 में क्या है हमारा, तो 25 में मेरे ख्याल से देख पा रहे हो एक ब्लॉक हमारा स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ब्लॉक का मास वगैरह दे रखा था, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे रखा था, फ्लोर हमारा फ्रिक्शन वाला है। इनिशियली ब्लॉक हमारा रेस्ट में था, स्प्रिंग का स्ट्रेस था, बाद में कंपल्सिव फोर्स यहाँ पे लगा, तो ब्लॉक स्लाइड करके बताओ कितना डिस्टेंस कवर पर है, 0.06, और फाइनली कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसे कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया कितना हमने दिया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान देना। ये मेरे ख्याल से ये सिस्टम वही ब्लॉक स्प्रिंग वाला सिस्टम है। शुरू में मान लो ऐसा सिचुएशन था शुरू में, ठीक है, एम के। नाउ यहाँ पे कंपल्सिव फोर्स देंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करेंगे हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं ऐसे ही v था, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे दिया वो मान लेना v था, ठीक है।
तो हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया जो कि क्या था v था। अब इसकी वजह से देखो ब्लॉक हमारा आगे जाना स्टार्ट करेगा और कब तक आगे जाएगा, जब तक इसका स्पीड 0 नहीं हो जाता है। तो मान लो थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली इसका स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ जाने के बाद मान लेते हैं स्प्रिंग को ये कंप्रेस किया होगा और फाइनली यहाँ पे इसका स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे ब्लॉक का जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो गया। तो वैसे कि इसमें एज पर क्वेश्चन इसने डिस्टेंस कितना कवर किया वो गिवन है। इस ब्लॉक ने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया, फर्स्ट टाइम 0.06 दिया था, तो ये दिया था 0.06 मीटर दिया था। तो वैसे कि इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू पूछा गया, होगा कितना, वो दिया था n/10, n का वैल्यू पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से होगा कैसे, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन से कर देता, बट यहाँ फ्रिक्शन भी है तो मेरे ख्याल से हेल्प कौन करेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो तो हमेशा ही वैलिड होता है। तो लिख देते हैं WC WNC प्लस W एक्सटर्नल, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब स्टार्ट किया जाए। WC का मतलब क्या, U इनिशियल माइनस U फाइनल, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। W नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। देखा रहे तो एक्सटर्नल कोई है नहीं, एक बार इंपल्सिव फोर्स देने का छोड़ दिया तो ये हमारा 0 हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होना है, 0 होना है, रुक जाएगा। और इनिशियल क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² ऐसे लिख सकते हैं। चलो हो गया, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। इनिशियली स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन है, कंप्रेशन नहीं था, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। और स्प्रिंग का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशन के बाद हाफ k x² मान लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को x ही मान लो, ठीक है। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिख सकते हैं, तो जैसे जैसे बॉडी आगे जा रहा है फ्रिक्शन तो पीछे काम कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन क्या होता है, μmg, फ्रिक्शन हो गया μmg, और इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x हुआ, माइनस मैंने लगा दिया cos 180 के लिए, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आ गया cos 180 के लिए माइनस में लगा दिया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिख सकते हैं बताना, यहाँ माइनस का साइन था, माइनस होना चाहिए था, मैंने माइनस प्लस कर दिया, तो 0 माइनस था ऐसा, तो माइनस क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² ऐसा लिख तो सकते हैं। यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ खास तो नहीं कैंसिल हो रहा है, तो रहने दो, छोड़ दो ऐसे ही, हाँ लेकिन माइनस हटा सकते हैं, माइनस हटा दो। माइनस हटाने के बाद बाकी लिखते हैं डाटा, हाफ k का वैल्यू कितना दिया था, शायद 2 दिया था, मैंने देखा तो था, है ना, k का वैल्यू 2 दिया था, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये तो कितना हो रहा है, 0.06 हो रहा है। तो चलो स्क्वायर करना है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 6 6 36 और 10 टू द पावर 2 नीचे आता, 4 हो जाता है पावर, देखिए, माइनस म्यू कितना दिया था, 0.1 दिया था, शायद 0.1 दिया था फ्लोर का। तो चलो ये 0.1 लिख लिया जाए। मास देखे तो मास कितना दिया है, मास दिया था 0.18 दिया था, तो ये 0.18 लिख लेते हैं, और इंटू जी हमारा 10, और एक्स तो देख पा रहे हो, तो ये 0.06 दिया था। दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, हाफ mv²। तो मैं यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, और यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। हाफ समझ लेना थोड़ा, मास कितना दिया, 0.18 दिया है, और ये तो निकालना था हम लोग को। चलो ठीक है, इतना करने के बाद आप सोचा रहे क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, 36/10 टू द पावर 4 मास 0.16, तो यहाँ भी शायद 10 टू द पावर 4 आ ही जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ कॉमन तो लिया जा सकता है। अगर मैं 36/10 टू द पावर 4 को कॉमन ले लूँ यहाँ पे, यहाँ देखो 1 बचेगा, और ये मेरे ख्याल से ऊपर से सारा माइनस मैंने कैंसिल किया था, ये प्लस था, ये प्लस लिख लेना। और ऐसे केस में यहाँ भी मुझे दिख रहा है ना, अगर स्क्वायर में हटा दूँ सारा तो 10 टू द पावर 4 कॉमन आ गया, और 18 टू जो 36, तो बचेगा बस क्या 3। एंड राइट साइड में जाएंगे तो क्या मिल रहा है हमारा, ये 0.18 था ना मास, ये 0.18 था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, मास 0.18 दिया था, और इंटू क्या दिया, v²। ओके, RHS वाले पार्ट में चले तो कितना मिल रहा है हमारा, तो ये मिल रहा है 0.18। तो बेटर है इसको भी थोड़ा उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। इसको लिख लेते हैं 18/200 लिख लेते हैं, और इंटू क्या v², ऐसा लिख लिया हमने। चलो ठीक है, अब देखते हैं कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो कैंसिल कुछ हो रहा है, तो चलो कुछ तो कैंसिल कर ही सकते हैं। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल किया जाए। यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले 18 2 जो 36 कैंसिल कर लो, और ये कितना आ गया, 4 2 जो 8, और 8 और 2 के कितना 16, तो 16 मेरे ख्याल से v² आ रहा है, पता है कितना 16, और 2 0 कैंसिल होगा तो बस नीचे 100 बचेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से अगर v निकालना है तो v हमारा कितना आ गया, रूट चढ़ेगा तो आ जाएगा 4/10 आ जाएगा। नाउ v का वैल्यू दिया कितना था क्वेश्चन में, n/10 दिया था, तो अगर ये n/10 दिया था तो शायद समझ पा रहे हो, n का वैल्यू मिल कितना आ गया हमारा, 4 मिल गया है ना, n का वैल्यू 4 मिल गया, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से देख लेना, फुली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बस कैलकुलेशन था छोटा सा, और कुछ खास नहीं था। तो ये था तुम्हारा पेपर, कुछ मिक्सचर था, कुछ क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन था भी उसमें, बट हाँ मिला जुला के देख लेना। मैंने टाइम लिया थोड़ा, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं तो एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने वीडियो थोड़ा लेंथी बनाया होगा, बट तुम लोग काइंडली वही क्वेश्चन को रेफर करोगे जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। तो चलो बाकी प्रिपेयर करते रहना नेक्स्ट टेस्ट के लिए, है ना। ऑल द बेस्ट।